अच्छा देखो, हायर परचेज लगभग हमारा कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अभी इसमें जो एक दो क्वेश्चन बाकी है उसको प्रैक्टिस करेंगे। जैसे 13 14 ये दो बाकी है इस पीडीएफ में। ठीक है, तो पहले इसको करते हैं। दोनों थोड़ा थोड़ा सा अलग है, अभी तक हम लोगों ने जो भी किया अलग, मतलब कुछ पॉइंट में अलग है, बाकी सेम ही है क्वेश्चन। तो इलास्ट्रेशन 13 से हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखो दिया हुआ है, जेड एसोसिएट्स purchased 7 truck on hire purchase on 1st of July 2012। 1st of July 2012 में खरीदा गया है 7 ट्रक्स। ठीक है, गुड मॉर्निंग शुभो। হ্যাঁ দিদি, গুড মর্নিং। সরি, হায়ার লেট হয়ে গেল। ঠিক আছে, এক্ষুনি স্টার্ট করলাম। আমি হায়ার পারচেসটা করাচ্ছি, অ্যাকচুয়ালি এটা এন্ডের দিকে আছে। ঠিক আছে, দেখো আচ্ছা যতটা যতটা বুঝতে পারো, মানে আজকে হলেই এটা শেষ হয়ে যাবে। ঠিক আছে, আমি চেষ্টা করছি যতটা রিলেট করানো যায়। আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে দিদি। हम्म। अच्छा देखो, क्या बोला है, जेड एसोसिएट्स परचेस्ड 7 ट्रक। 7 ट्रक, 7 ट्रक इन लोगों ने परचेज किया ऑन हायर परचेज ऑन 1st of July 2012। 1st of July 2012 में परचेज किया है, देखो 7 ट्रक, वो भी हायर परचेज बेसिस में। ठीक है, द कैश परचेज प्राइस ऑफ ईच ट्रक वॉज 1 लाख। अगर हम लोग कैश में खरीद सकते हैं तो कैश प्राइस आ जाएगा एक एक का एट द रेट ऑफ 1 लाख करके। द कंपनी हैज टू पे 20% ऑफ द कैश परचेज प्राइस एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, मतलब डाउन पेमेंट। जब हम लोग डिलीवरी के टाइम पे कुछ पे करते हैं थोड़ा बहुत, तो उसे डाउन पेमेंट बोला जाता है। कंपनी ने कितना डाउन पेमेंट रखा है, 20% ऑफ द कैश परचेज प्राइस, कैश परचेज प्राइस का डाउन पेमेंट। तो डाउन पेमेंट कितना होगा ये बता सकते हो एट द टाइम ऑफ डिलीवरी? डाउन पेमेंट कितना होगा? 7 ट्रक खरीदा जा रहा है, एक एक ट्रक का कैश परचेज प्राइस का डाउन पेमेंट होता है, वैसे भी कैश प्राइस का ही डाउन पेमेंट होता है। उसके बाद हम लोग जो नहीं पेमेंट कर पाते हैं उसे इंस्टॉलमेंट में देते हैं। जैसे कि यहाँ पर 7 ट्रक है 1 लाख करके, तो 7 लाख का, 7 लाख का ट्रक है, ये हमें पे कर देना है। अगर हम लोग तुरंत 7 लाख पे करते हैं तो दैट इज कैश परचेज हो जाएगा। क्योंकि हम लोग पे नहीं कर पा रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, 20% अभी पे कर रहे हैं। तो जो 20% डिलीवरी टाइम पे करते हैं, क्योंकि थोड़ा बहुत कुछ पे करना पड़ता है तभी इंस्टॉलमेंट मिलता है। वन लाख मैक्सिमम के, 40। हाँ 1 लाख 40, 7 लाख का 20% 1 लाख 40 होगा। तो 1 लाख 40 डाउन पेमेंट कर देंगे। बचा जो कितना बच रहा है, 7 लाख का 80% कर लो, पता चल जाएगा, 5 लाख 60। 5 लाख 60 जो बैलेंस अमाउंट हो रहा है इसे हम लोगों को इंस्टॉलमेंट में देना है। नॉर्मली इंस्टॉलमेंट ऐसे ही होता है, इंस्टॉलमेंट पूरे अमाउंट पे नहीं लगता है। अगर कोई कंपनी बोल रहा है नहीं मेरा डाउन पेमेंट करो उसके बाद ही बचे हुए पे इंस्टॉलमेंट मिलेगा, कोई बात नहीं, तो डाउन पेमेंट तो हमें करना ही पड़ेगा। ठीक है, जो हाई रेंज के प्रोडक्ट होते हैं उस पर डाउन पेमेंट देना ही पड़ता है। ठीक है, छोटा मोटा जो होता है उस पर डाउन पेमेंट नहीं लगता है, पूरा का पूरा इंस्टॉलमेंट में हो जाता है। नो कॉस्ट ईएमआई भी आ चुका है तो ऐसे भी चलता है। तो 20% डाउन पेमेंट देने के बाद बाकी बचे हुए पेमेंट को मुझे इंस्टॉलमेंट में करने का मौका मिलेगा। लेकिन ऐसा नहीं कि पूरा 5 लाख 60 का मुझे इंस्टॉलमेंट मिलेगा, मुझे इससे ज्यादा पेमेंट करना पड़ेगा, तभी तो दुकानदार को फायदा है मुझे हायर परचेज में सेल करके। तो ये इंस्टॉलमेंट जो होगा वो इंटरेस्ट के साथ होता है, बिकॉज इंस्टॉलमेंट का मतलब क्या होता है, इंस्टॉलमेंट का मतलब होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल कौन सा है, ये पूरा का पूरा प्रिंसिपल है। अब इसे कितने बार में पेमेंट करना है, कितने टाइम्स में पेमेंट करना है, वो अलग बात है। ठीक है, और उसके साथ हमें इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। अब देखो बताया है, एंड द बैलेंस इन 5 हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट, और जो बैलेंस बचा हुआ है उसे 5 बार में देना है। कैसा इंस्टॉलमेंट लगेगा, हाफ ईयरली। ठीक है, हाफ ईयरली मतलब साल में 2 बार होगा। देखो स्टार्टिंग फ्रॉम 31 दिसंबर 2012, खरीदा कब था, 1 जुलाई को खरीदा था 2012। ठीक है, 1 जुलाई 12 लिखा है मैंने। ठीक है, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट लगेगा 31 दिसंबर। तो देखो खुद ब खुद 6 मंथ्स हो रहा है, जुलाई से लेकर दिसंबर चेक कर लो तुम लोग, ये हो जा रहा है 6 मंथ। 6 मंथ्स में पहला इंस्टॉलमेंट देना है, फिर 6 मंथ्स में इंस्टॉलमेंट देना है, नहीं इंस्टॉलमेंट ईयरली देना है, स्टार्टिंग फ्रॉम 31 दिसंबर। अच्छा पॉइंट देखो, इंस्टॉलमेंट ईयरली देना है, लेकिन इंस्टॉलमेंट स्टार्ट कब से हो रहा है, 31 दिसंबर 2012 से स्टार्ट हो रहा है। गुड मॉर्निंग प्रिया।
गुड मॉर्निंग प्रिया। गुड मॉर्निंग मैम। ओके तो देखो, तो इंटरेस्ट कितना लगेगा 5% पर एनम एट हाफ ईयरली बेसिस। तो बोला है कि इंस्टॉलमेंट लगेगा, 5 इंस्टॉलमेंट देना है, 5 हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट, लेकिन फर्स्ट इंस्टॉलमेंट स्टार्ट होगा 31 दिसंबर 2012 को और इंटरेस्ट देना है 5%। अब इंटरेस्ट किस बात का, 7 लाख का प्रोडक्ट लिया, 1,40,000 पे कर दिए, 5,60,000 जो पे नहीं कर पा रहे, ये वन टाइप ऑफ लोन हो गया। हम बोल रहे हैं जो वेंडर है उसको कि ये 5,60,000 हम एट ए टाइम तो नहीं पे कर सकते, आपको एक आप बताइए कैसे पे करना है, हम पे कर देंगे, ठीक है। तो ये अपना स्कीम बता रहा है कि 5 हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट में पे करना है। इंस्टॉलमेंट स्टार्ट होगा 31 दिसंबर 2012 से और एक्स्ट्रा पेमेंट देना पड़ेगा ना, जब भी डीले करेंगे तो दुकानदार का फायदा क्या, वो एक्स्ट्रा तो कुछ लेगा। अब 5% का मतलब अगर 100 रुपए बाकी है तो 105 दे दो, तभी इंस्टॉलमेंट का फैसिलिटी मिलेगा। तो 5% हमें इंटरेस्ट देना है। इंटरेस्ट जो है पर एनम एट हाफ ईयरली रेट। अब इसका भी एक मतलब होता है, लास्ट क्लास में मैंने एक बार बताया था, 5% पर एनम मतलब साल में 5% लगेगा, लेकिन रेट को जो डिस्ट्रीब्यूट करना है वो हाफ ईयरली बेसिस में करना है, क्योंकि देखो इंस्टॉलमेंट भी हाफ ईयरली बेसिस में लगेगा। अच्छा हाफ ईयरली, यहाँ भी हाफ ईयरली है, मैंने कुछ ईयरली पढ़ लिया था, देखो तो हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट भी देना है और हाफ ईयरली इंटरेस्ट भी देना है। नॉर्मल सा बात है, इंस्टॉलमेंट मतलब क्या होता है, इंस्टॉलमेंट मतलब प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो मुझे अगर इंटरेस्ट हाफ ईयरली देना है, इंस्टॉलमेंट भी मेरा हाफ ईयरली आ रहा है, तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट लग रहा है 31 दिसंबर को, ऐसा 5 होगा। तो नेक्स्ट कब लगेगा, नेक्स्ट लगेगा ऑब्वियसली 1 जुलाई 2013 को। ये सेकेंड इंस्टॉलमेंट, थर्ड लगेगा 31 दिसंबर 2013, ये थर्ड इंस्टॉलमेंट हो जाएगा। फोर्थ एंड फिफ्थ लगेगा नेक्स्ट ईयर में 2 बार, एक बार फिर से जुलाई और दिसंबर, इस तरह से चलना चाहिए। On the company's failure to pay the installment due on 30th June 2013, 30th June 2013 में जो मैंने 1 जुलाई कहा, बात एक ही है, या तो जून के एंड मान लो या तो जुलाई का स्टार्टिंग मान लो, ठीक है। तो ये जो इंस्टॉलमेंट पे करना था वो फेलियर हो गया है, ठीक है, जो परचेजर था। इट वॉज एग्रीड दैट द कंपनी वुड रिटर्न 3 ट्रक टू द वेंडर। कंपनी और वेंडर में, वेंडर मतलब जो सेलर होता है, उनमें एग्रीमेंट हुआ है कि 3 ट्रक जो है आप रिटर्न कर दो, क्योंकि हमें पता है कि हायर परचेज में क्या होता है, जब तक लास्ट इंस्टॉलमेंट क्लियर नहीं कर देते हैं तब तक हमें ओनरशिप ट्रांसफर नहीं मिलता है। ओनरशिप तभी मिलेगा जिस दिन आप लास्ट इंस्टॉलमेंट क्लियर कर दोगे, तब तक क्या होता है, सिर्फ पोजीशन मिलता है प्रोडक्ट को रखने का। तो इसीलिए ओनरशिप क्योंकि वेंडर का ही है, तो वेंडर क्या कर रहा है, अपना 3 ट्रक जो है वो रिटर्न लेके जाना चाहता है, लेकिन 4 रखना चाहता है। ये उन लोग का आपस का मैटर है, वो लोग एग्रीड है, भाई 3 ले जाएंगे 4 रख के जाएंगे, चाहे तो वो सातों का सातों ही ले जा सकता है, और अभी तक जितना भी पेमेंट किया है परचेजर ने कुछ भी रिटर्न नहीं मिलता है। यही होता है हायर परचेज का सिस्टम। तो रिमेनिंग 4 वुड बी रिटेन, 4 रख लो 3 लेके जाएंगे। उसके बाद क्या बोल रहे थे, देखो, द वेंडर एग्रीड टू अलाउ हिम ए क्रेडिट फॉर द अमाउंट पेड अगेंस्ट दिस 3 ट्रक लेस 25%। और वेंडर के साथ एडजस्टमेंट क्या हो रहा है, वेंडर यानी सेलर, सेलर ने एग्री किया है कि जो परचेजर है उसे क्रेडिट दे दिया जाएगा, कौन से अमाउंट के लिए, फॉर द अमाउंट पेड अगेंस्ट दिस 3 ट्रक लेस 25%। अभी तक वो जो 3 ट्रक वो रिपोजेस करके लेके जा रहा है, उसपे उसने जितना भी पेमेंट किया है लेस 25% करके उसके साथ एडजस्टमेंट करा जाएगा, ठीक है। So the relevant account in the books of the purchaser and the vendor, assuming the books are closed in June every year and depreciation at the rate of 20% per annum is charged on truck. Vendor after spending 2,000 on repairs sold away all the 3 truck for 80,000. हमें बोला है रेलिवेंट अकाउंट बनाओ इन द बुक्स ऑफ परचेजर, जिसने खरीदा है, वेंडर एज्यूम क्या करना है, बुक्स क्लोज हो जाएगा कब, जून, हर साल जून में बुक्स क्लोज होता है इन लोगों का। एंड डेप्रिसिएशन 20% पर एनम इज चार्ज ऑन ट्रक, मतलब जो परचेजर है उसने 20% ट्रक पे डेप्रिसिएशन लगाया है, और वेंडर ने जो रिपोजिशन करके लेके आया है जो 3 ट्रक वो बेच दे रहा है। कितना खर्चा किया, 2,000 खर्चा कर रहा है ट्रक को पहले से बेटर कंडीशन में लाने के लिए, क्योंकि यूज हुआ है थोड़ा बहुत तो उसमें डैमेज हुआ होगा, तो 2,000 खर्चा किया। उसके बाद तीनों का तीनों ट्रक को 80,000 में बेच दिया। तो हमें रेलिवेंट सारे के सारे अकाउंट जो है वो प्रिपेयर करने हैं। तो देखो कैसे करना पड़ेगा हम लोग को, पहले तो इंस्टॉलमेंट ये सब भी कैलकुलेशन करना पड़ेगा वर्किंग नोट के हिसाब से।
लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, डेट को तुम लोग थोड़ा ध्यान दोगे क्योंकि ईयर टू ईयर तो नहीं है ना, ये जून टू कुछ ऐसा होगा, हर साल जून में क्लोज होता है, यानी जुलाई टू जून वाला होगा ईयर। जैसे जैन टू दिसंबर होता है, मार्च टू अप्रैल होता है, वैसे जून में खत्म होगा तो जुलाई टू जून हो रहा है, दिसंबर में खत्म होने से जैन टू दिसंबर, वैसे ही जुलाई टू जून, इस तरह से करना है। तो ये देखो जुलाई 2012 यानी एकदम स्टार्टिंग ऑफ द जो इन लोग का अकाउंटिंग ईयर है, तभी इन लोगों ने अपना परचेस किया था। तो देखो कैसे होगा, यहाँ पर एक बार जस्ट ड्रॉ करके दिखा देते हैं ताकि हम लोग ईयर जो है गलत ना हो, ये इसीलिए ये वाला लिख रहे हैं लाइन बाय लाइन, नहीं तो प्रॉब्लम होगा। तो देखो यहाँ पर फर्स्ट बोल रहा है 1 जुलाई 2012, 1 जुलाई 2012 में परचेज किया है ट्रक, 7 ट्रक, ठीक है, परचेज किया है 7 ट्रक। द कैश प्राइस ऑफ द ईच ट्रक एट द रेट ऑफ 1 लाख, एट द रेट ऑफ 1 लाख कैश प्राइस, ऐसे करके लिख रहे हैं हम, ठीक है। अच्छा, उसके बाद बोल रहा है 20% डाउन पेमेंट देना है, इसी डेट पे होगा, 20% डाउन पेमेंट, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर बोल रहा है एट द टाइम ऑफ डिलीवरी एंड द बैलेंस इन 5 ईयरली इंस्टॉलमेंट स्टार्टिंग फ्रॉम हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट स्टार्टिंग फ्रॉम 31 दिसंबर 2012। तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट लगेगा यहाँ पर 31 दिसंबर 2012, ये फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। उसके बाद लगेगा 30 जून या फिर 1 जुलाई, 30 जून 2013। अच्छा, और नेक्स्ट लगेगा 31 दिसंबर 2013, ये इंस्टॉलमेंट लगेगा। और ईयर कैसे इन लोग का एंड हो रहा है, इन लोग का जुलाई टू जून होगा, मतलब ये एक ईयर हो जाएगा। देखो जब हम लोग अकाउंट ड्रॉ करेंगे ना, यहाँ पर 2 पॉइंट आ रहा है, एक तो इंस्टॉलमेंट का डेट वो हमें लिखना है, लेकिन अकाउंटिंग ईयर कहाँ से कहाँ तक बिलोंग कर रहा है, यहाँ से यहाँ तक बिलोंग करेगा, ठीक है, जुलाई टू जून। फिर ये यहाँ से लेके आगे जाना है, 5 इंस्टॉलमेंट लगेगा, तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। तो फोर्थ इंस्टॉलमेंट यहाँ पर कर देते हैं 30 जून 2014, ये फोर्थ इंस्टॉलमेंट हो जाएगा। और यहाँ तक का ये आगे चला गया मेरा, ये देखो यहाँ तक एक साल फिर से होगा, ये देखो जून टू जून, मतलब वही मैंने 1 तारीख तो दिया नहीं ना, वैसे 30 दिख रहा है, तो 1 2 3 4 और एक लास्ट इंस्टॉलमेंट लगेगा 31 दिसंबर 2014 में, ठीक है, 2014 में। और ये ईयर एंड जो होने वाला है, ईयर एंड जो होगा ये इसके बाद होगा, ईयर एंड इसके बाद होगा, ईयर एंड के पहले इंस्टॉलमेंट खत्म हो जाएगा अगर इन लोगों ने सही सही दिया होगा। ईयर एंड होगा 30 जून 2000, अच्छा ये मैंने 13 लिखा, मैंने शायद ईयर एक गलत लिख दिया, ये 12 था, 12 के बाद ये 2 13 आ गया, 13 के बाद ये 14 आ गया, तो यहाँ पर हो जाएगा 15, अच्छा नहीं सही लिखा है, यहाँ पर 15 हो जाएगा। तो ये ईयर जो है ये यहाँ तक स्प्रेड हो जाएगा, ठीक ही है, मैंने यहाँ पर ये इससे रिलेट हो गया इस तरह से। अब इंस्टॉलमेंट देखो, ये हो गया फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, ये सेकेंड, ये थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये फिफ्थ इंस्टॉलमेंट। अच्छा, अब क्वेश्चन में क्या बताया था देखो, कैसे देना है, बैलेंस इन 5 हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट 31 दिसंबर विद इंटरेस्ट 5% पर एनम। अच्छा यहीं पर बता दिया होगा एट द रेट ऑफ 5% पर एनम, हाफ ईयरली इंटरेस्ट देना है, हाफ ईयरली इंटरेस्ट पे करना है इंस्टॉलमेंट जब हम लोग देंगे। अच्छा, उसके बाद कंपनी फेलियर टू पे द इंस्टॉलमेंट ड्यू ऑन 30 जून 2013, तो 30 जून 2013 सेकेंड इंस्टॉलमेंट से कंपनी फेलियर हो गया, यहाँ मैंने क्रॉस लगा दिया, यानी एक ही इंस्टॉलमेंट पे किया है, उसके आगे पे नहीं कर पाया। अच्छा, अब उसके बाद बोल रहा है इट वॉज एग्रीड दैट द कंपनी वुड रिटर्न 3 ट्रक। अच्छा, 3 ट्रक रिटर्न करना पड़ेगा और 4 रिटेन्ड रह जाएगा, ठीक है, 4 रह जाएगा, 3 वापस करना है। अच्छा, और उसके बाद वेंडर अपना क्या एग्रीमेंट किया, 3 ट्रक लेस 25%, एग्रीड वैल्यू, इसे बोलते हैं एग्रीड वैल्यू। 3 ट्रक, 3 ट्रक का जो वैल्यू होगा लेस 25% के हिसाब से वो अपना वैल्यूएशन करेगा ट्रक का। और डेप्रीशिएशन लग रहा है 20% पर एनम, डेप्रीशिएशन एट द रेट ऑफ 20% पर एनम, ये होना चाहिए। अच्छा, उसके बाद 2000 खर्चा किया है, 80,000 में सेल कर दिया,
2000 खर्चा किया, 80,000 में सेल कर दिया। अच्छा, एक्सपेंस 2000, सेल एट द रेट ऑफ 80,000, ऑल 3 ट्रक। ठीक है, तो ये क्वेश्चन देखो, लगभग मैंने यहाँ पर सारा चीज लिख लिया। अब हमें वर्किंग नोट में इसे मतलब वर्किंग नोट बना लेना चाहिए इसका। देखो वर्किंग नोट किस चीज का बनेगा, क्या इंस्टॉलमेंट है क्या नहीं है उसके हिसाब से, नहीं तो हम लोग अकाउंट जो है लेजर तो ड्रॉ नहीं कर पाएंगे। अच्छा, वर्किंग नोट के लिए सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे कैश प्राइस। कैसे होगा, इंस्टॉलमेंट चेक करना है तो कैश प्राइस लिखेंगे 1 लाख इंटू 7, तो ये 7 लाख का टोटल ट्रक था। ठीक है, लेस हम लोगों ने डाउन पेमेंट क्या होगा, 7 ट्रक खरीदा है तो डाउन पेमेंट, तो डाउन पेमेंट एट द रेट ऑफ 20%, ये हो गया 1,40,000। तो 7 लाख में 1,40,000 हम लोगों ने पे कर दिया, बचा 5,60,000। अब क्या क्या कॉलम हमें करना चाहिए, एक होना चाहिए इंटरेस्ट का कॉलम, एक होना चाहिए इंस्टॉलमेंट का कॉलम। और इंस्टॉलमेंट मतलब होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। ठीक है, प्रिंसिपल जो हमें देना है प्लस इंटरेस्ट जो एक्स्ट्रा पेमेंट करना है। अब प्रिंसिपल कैसे देना पड़ेगा, देखो यहाँ पर लिखा हुआ था, यहाँ पर लिखा हुआ था बैलेंस इन 5 हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट। 5 हाफ ईयरली 5 इंस्टॉलमेंट में देना है, तो क्या करेंगे, 5,60,000 जो हम लोग पे नहीं कर पाए उस पे हमें इंटरेस्ट देना पड़ेगा। जैसे हम लोग बोल रहे हैं ना कि हम लोग 5,60,000 नहीं दे पाएंगे, यानी 20% देंगे, 80% बाद में देंगे, पार्ट पार्ट पेमेंट करेंगे। तो 20% पे जो बैलेंस रह रहा है वो वन टाइप ऑफ लोन सोच लो कि ये लोन हो गया, हम लोगों ने वेंडर से लोन ले लिया, अब लोन पे इंटरेस्ट देना चाहिए। तो 5,60,000 पे 5% का इंटरेस्ट लगा के मुझे बताओ इंटरेस्ट कितना होगा। 28,000। हाँ, लेकिन 5% तो नहीं लगेगा। अब देखो 5% पर एनम बेसिस पे 28,000, लेकिन हम लोग तो हाफ ईयरली इंटरेस्ट देंगे ना, क्योंकि हमारा इंस्टॉलमेंट साल में तो इसको हाफ करना पड़ेगा। तो एट द रेट ऑफ 2.5% लगाएंगे। फिर से एक बार देखो समझा देते हैं, ऐसा क्वेश्चन लास्ट क्लास में भी एक बार किया था हम लोगों ने। यहाँ दिया हुआ है 5% साल में, ये पूरे साल में, ये जो वाइटिंग से किया हुआ है ये पूरे साल में अगर देखो तो 5% पर एनम, लेकिन जो ड्यू होने का सिस्टम है वो है हाफ ईयरली, यानी 2.5%, फिर यहाँ पर 2.5%, इस हिसाब से हमें लगाना पड़ेगा। तो अब बताओ 5,60,000 में पहला इंटरेस्ट कितना लगेगा, 2.5%, मतलब आधा कर दो, 14,000 ये इंटरेस्ट लग गया। इंस्टॉलमेंट कितना होगा, इंस्टॉलमेंट मतलब तो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट तो पता है 14,000, प्रिंसिपल कितना होगा इसको डिवाइड करना पड़ेगा, जो बचा हुआ अमाउंट है उसको हम लोग कितने बार में पे करने वाले हैं, 5 बार में। तो 5,60,000 को 5 से डिवाइड करो, 98,000। 98 तो नहीं हो रहा, 1,12,000 हो रहा है ना, 1,12,000। 1,12,000 करेक्ट, 1,12,000। देखो क्यों किया मैंने ऐसा, क्योंकि बोला कि बैलेंस जो बचा हुआ है उसे 5 बार में देना है, 5 हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट में, तभी तो मैंने यहाँ पर ड्रॉ ऐसे किया ना, 1 2 3 4 5, ये पेमेंट मुझे 5 बार में देना है, मतलब एक एक बार में मुझे 1,12,000 देना है। लेकिन अगर वो सिर्फ 1,12,000 ही लेगा तो उसका क्या फायदा, वो एक्स्ट्रा एक पेमेंट लेगा जिसे इंटरेस्ट बोलते हैं, तो इंटरेस्ट 2.5% हाफ ईयरली बेसिस पे आ रहा है तो लेगा। तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कितने का बनेगा, 1,12,000 प्लस 14,000 कितना होता है देख लो, उतना ही होता है 1,26,000, ये फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इतने का बन जाएगा। अच्छा, अब जैसे ही 5,60,000 में से हम लोग प्रिंसिपल पे करते हैं, तो ये फर्स्ट प्रिंसिपल हम लोगों ने पे कर दिया कितने का, 1,12,000 का। ठीक है, तो बचा जो, फिर से उसको बैलेंस बोलेंगे, कितना बचा, 4,48,000, इसको बोलेंगे प्रिंसिपल 1। ठीक है, फर्स्ट प्रिंसिपल पे कर दिया, बैलेंस 4,40,000, फिर से हम उससे लोन मांग रहे हैं, हम पूरा नहीं पे कर सकते ना, 4,48,000 इसका 2.5%, तो फिर से इंटरेस्ट देना पड़ेगा, कितना हो रहा है देखो,
11,200। करेक्ट, 11,200, ठीक है। अच्छा, अब 11,200 और प्रिंसिपल तो पता ही है, 5,60,000 को कितने बार में पे करना है? 5 बार, ये तो फिक्स्ड होता है ना, तो 1,12,000। मतलब क्वेश्चन में अगर इंस्टॉलमेंट खुद से बताते तो हम लोग उसे फॉलो करना है। प्रिंसिपल यहाँ पर हमें बोला है कि 5 इंस्टॉलमेंट में हमें देना है, तो 5,60,000 को 5 से डिवाइड करने से 1,12,000 होता है। तो अब देख लो कितना हो रहा है सेकेंड इंस्टॉलमेंट, 1,12,000 प्लस 11,200, 1,23,200। हाँ 1,23,200, ठीक है। तो ये हो गया। अब यहीं तक इसीलिए कर रहे हैं, आगे भी कर सकते हैं, 5 ऐसा कैलकुलेशन कर सकते हैं हम, यहाँ पर इसीलिए रोक दे रहे हैं बिकॉज देखो सेकेंड इंस्टॉलमेंट के बाद कंपनी पे नहीं कर पाई, तो उसका सेकेंड इंस्टॉलमेंट तक ड्यू हुआ होगा, उसके बाद का कंडीशन तो कुछ अलग ही हो जाता है। 3 ट्रक चला जाएगा, 4 रहेगा, फिर उसका वैल्यूएशन कुछ अलग होगा। तो यहाँ तक हम लोग वर्किंग करेंगे तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पूरा 5 इंस्टॉलमेंट तक का हमें वर्किंग करने का यहाँ पर जरूरत नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर इतना तक कर रहे हैं। अब हम लोग मेन क्वेश्चन में चलते हैं। देखो हम लोग को बोला है कि नेसेसरी अकाउंट बनाओ, ठीक है। तो नेसेसरी मतलब दोनों के बुक्स में प्रिपेयर करने बोल रहा है। तो इन द बुक्स ऑफ परचेजर का नाम क्या है? जेड एसोसिएट। अच्छा, इन द बुक्स ऑफ तो लिख दिया मैंने, नाम ही तो नहीं लिखा, कौन सा अकाउंट बनाएंगे। अच्छा, इन द बुक्स ऑफ जेड एसोसिएट, यहाँ पर लिखते हैं ट्रक अकाउंट, क्योंकि परचेजर का कौन कौन सा अकाउंट बनेगा बताओ? परचेजर का 2 अकाउंट बनेगा, एक तो वो जो प्रोडक्ट खरीद रहा है, जो फिक्स्ड एसेट जो खरीद रहा है, एसेट नॉन, लेता है वो, और जिससे हाँ ले रहा है उसका। हाँ, मतलब क्रेडिटर यानी वेंडर, हाँ। हायर वेंडर। अगर कोई नाम है तो वो नाम भी लिख सकते हैं, नाम है क्या देख लेते हैं। नहीं, कोई नाम तो नहीं है, तो हायर वेंडर अकाउंट। ये तो हो गया इन द बुक्स ऑफ परचेजर। और इन द बुक्स ऑफ सेलर भी हम लोग करेंगे, तो यहाँ पर कर लेते हैं इन द बुक्स ऑफ सेलर में एक तो होगा जो खरीद रहा है डेटर का अकाउंट, मतलब जेड एसोसिएट अकाउंट, और नेक्स्ट गुड्स रिपोजिशन। अच्छा, अब हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे लेजर पोस्टिंग करना। तो जो जेड एसोसिएट है उसने परचेस किया है, तो उसने परचेस किया तो वो क्या एंट्री करेगा? वो अपना ट्रक परचेस का एंट्री करेगा। हम लोग यहाँ से देख के कर सकते हैं। यहाँ पर एक पार्टी के लिए परचेस है, एक पार्टी के लिए सेल है। तो हम लोग पहले जो परचेजर है उसका बुक्स ऑफ अकाउंट्स बना रहे हैं, तो पहले लिख लेते हैं कि परचेस किया है 1/7/2012 को। तो परचेस किया तो एंट्री क्या करेगा? फिक्स्ड एसेट खरीद रहा है, तो ट्रक अकाउंट डेबिट टू क्या होता है? क्रेडिटर होगा, क्योंकि क्रेडिट में खरीद रहा है। तो यहाँ पर क्रेडिटर ना लिख के हम लोग लिखेंगे हायर वेंडर, ठीक है। वेंडर मतलब भी क्रेडिटर होता है, हायर परचेस में खरीद रहे हैं इसीलिए हायर वेंडर। कितना लिखना पड़ेगा? 1 लाख इंटू 7, तो 7 लाख हो जाएगा, ठीक है। 7 लाख का टोटल खरीदा जा रहा है। अच्छा, अब ये भी एंट्री करेगा, ठीक है। ये भी यहाँ पर क्रॉस पोस्टिंग कर लेते हैं पहले। हायर वेंडर में क्रॉस पोस्टिंग हो जाएगा 1/7/12 बाई ट्रक 7 लाख का ट्रक खरीदा गया है। पहले हम लोग परचेजर का ही बुक्स ऑफ अकाउंट्स बना लेते हैं। अब ये जैसे खरीदा, इसको वेंडर ने कहा मुझे 20% डाउन पेमेंट कर लो, ठीक है, 20% डाउन पेमेंट कर दो। तो ये 20% डाउन पेमेंट करेगा, तो फिर जो परचेजर है वो क्या एंट्री करेगा? उसके पास से पेमेंट चला जाएगा, कैश चला जाएगा, या फिर बैंक, जो भी बोलो। तो व्हाट कम्स इन डेबिट, व्हाट गोज आउट इज क्रेडिट। तो पैसा जा रहा है तो बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। और किसको पेमेंट कर रहा है? वेंडर को, क्रेडिटर को। हम लोग क्रेडिटर को पेमेंट करने से क्या एंट्री करते हैं? क्रेडिटर अकाउंट डेबिट हो जाता है जो क्रेडिट हुआ है, और टू बैंक, तो यहाँ पर टू बैंक लिखेंगे 1/7/12। उसी दिन होगा जिस दिन परचेस किया जाता है, ठीक है। तो टू बैंक यहाँ पर लिखेंगे डाउन पेमेंट। डाउन पेमेंट कितना हो जाएगा? 7 लाख का
20%, ये सब हम लोग ऑलरेडी कर रखे हैं। देखो वर्किंग में जो छोटा सा एक वर्किंग बना है 1,40,000, ठीक है। अच्छा, अब डाउन पेमेंट हो गया। डाउन पेमेंट होने के बाद क्या कंडीशन होगा, जो बाकी अमाउंट है उस पे इंटरेस्ट ड्यू होना चालू हो जाएगा और एक पर्टिकुलर डेट पे प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट मिला के इंस्टॉलमेंट दिया जाएगा। तो पर्टिकुलर डेट कौन सा है, 31 दिसंबर 2012। तो यहां से लेके यहां तक पहले 2.5 रेट पे इंटरेस्ट ड्यू होते जाएगा, ठीक है। तो ड्यू होके टोटल कितना बनेगा, हम लोगों ने लिख रखा है यहाँ पर 14,000। तो ऐसे लिखेंगे यहाँ पर 31 दिसंबर 2012 बाई इंटरेस्ट, ठीक है। बाई इंटरेस्ट हम लोग वर्किंग नोट कर रखे हैं, अदरवाइज 7 लाख से 1,40,000 माइनस करने से क्या होता है 5,60,000। लेजर से भी हम लोग कर सकते हैं, अगर किसी को डाउट ना रहे कि गलत हो रहा है कि नहीं, नहीं तो वर्किंग नोट तो कर सकते हो, बेस्ट होता है। 14,000 इतना इंटरेस्ट ड्यू हो गया, ठीक है। अच्छा, इंस्टॉलमेंट भी कब देना है, इसी डेट पे देना पड़ेगा। इंस्टॉलमेंट भी इसी डेट पे देना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग इंस्टॉलमेंट दे सकते हैं 31 दिसंबर 2012 टू बैंक। कितना देंगे इंस्टॉलमेंट, इंस्टॉलमेंट मतलब प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट 1,26,000, ठीक है। प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, तो प्रिंसिपल कितना हुआ है, प्रिंसिपल हुआ है 1 लाख कितना करके आया था 1,12,000 और इंटरेस्ट कितना बना 14,000। तो ये कितना हो जाएगा 1,26,000। लेकिन यहाँ पर क्लोज नहीं होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर इंस्टॉलमेंट तो हम लोग पे कर दिए, बट ईयर एंड तो यहाँ पर होगा, क्योंकि इन लोग का जो अकाउंटिंग ईयर है ये जून टू जुलाई वाला है। देखो मैंने ऐसे व्हाइट कलर से कर रखा है, जून टू जुलाई, यानी ईयर एंड यहाँ पर आके होगा, जहां पर और एक इंस्टॉलमेंट का टाइम आ जाएगा बट इंस्टॉलमेंट नहीं दे पाएंगे। देखो तुम लोग समझ पा रहे हो कि नहीं, डेट का यहाँ पर थोड़ा सा मतलब जो दिया है वो थोड़ा सोचना पड़ेगा हमें। ये देखो इंस्टॉलमेंट हम लोग दे दिए, लेकिन एक साल अभी भी खत्म नहीं हुआ, ठीक है। जैसे ही ईयर का एंड आ रहा है, जो कि जून महीने का होना चाहिए, जून का जब ईयर एंड आ रहा है तो ऑलरेडी और एक बार इंटरेस्ट ड्यू हो जाएगा, ऑलरेडी ये पीरियड का इंटरेस्ट ड्यू हो जाएगा। तो पहले हम लोग इंटरेस्ट ड्यू कर लेते हैं यहां से यहां तक। देखो एक तो इंस्टॉलमेंट दे दिया और इंटरेस्ट ड्यू करते हैं, तो फिर से यहाँ पर इंटरेस्ट ड्यू होगा 30 जून ऑफ 2013 तक बाय इंटरेस्ट। और कितने अमाउंट पे इंटरेस्ट ड्यू होता है, जो बचा हुआ अमाउंट है। बचा हुआ अमाउंट कितना था 4,48,000 आफ्टर पेइंग द इन प्रिंसिपल अमाउंट, तो 11,200। तो ये डायरेक्टली यहाँ पर लिख सकते हो, वर्किंग तो हम लोग बना रखे हैं ना, 11,200 यहाँ का इंटरेस्ट ड्यू हो गया। ये इंटरेस्ट ड्यू का एंट्री है, बिकॉज कहीं पर भी टू बैंक नहीं हो रहा है। एंट्री क्या हो रहा है, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर, क्योंकि पेमेंट तो किया जाता है इंस्टॉलमेंट के साथ। प्रिंस इंटरेस्ट खाली खाली नहीं पेमेंट करते हैं, सिर्फ इंटरेस्ट का पेमेंट नहीं होता, इंटरेस्ट टू बैंक यहाँ पर नहीं होता, यहाँ पर इंटरेस्ट ड्यू होके इंस्टॉलमेंट के साथ मिलके पेमेंट होता है। तो 11,200 का फिर से इंटरेस्ट ड्यू हो गया और इसी डेट पे हम लोगों को पेमेंट करना था इंस्टॉलमेंट। तो इंस्टॉलमेंट टू बैंक बोल के लिखना था और ये अमाउंट लिखना था 1,23,200। बट प्रॉब्लम क्या है, ये देखो यहाँ पर ये जो इंस्टॉलमेंट है ये फेलियर हो गया है, ये इंस्टॉलमेंट नहीं दे पा रहा है जिसने खरीदा, यानी परचेजर ये इंस्टॉलमेंट नहीं दे पा रहा है। जब जैसे ही इंस्टॉलमेंट नहीं दे पाएगा वैसे ही क्या होता है, एसेट रीपोजेस कर लिया जाता है। तो एंट्री क्या होता है, जब एसेट खरीदते हैं तो एसेट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर होता है, तो रिवर्स एंट्री डालेंगे। जैसे फिक्स्ड एसेट टू क्रेडिटर, वैसे ही यहाँ पर फिक्स्ड एसेट टू हायर वेंडर, और फिक्स्ड एसेट का नाम है ट्रक, तो ट्रक अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर। यहाँ पर उल्टा एंट्री करो, हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू ट्रक हो जाएगा, ट्रक लेके चला जाएगा। अब इसका यहाँ पर कैलकुलेशन करेंगे, क्योंकि सारा ट्रक तो नहीं जा रहा है, कितना ट्रक जा रहा है, उसका क्या वैल्यूएशन हो रहा है, उसका कैलकुलेशन हमें करना पड़ेगा। तो एक साल में ये कंडीशन हुआ है, 2 इंटरेस्ट ड्यू हुआ है, 1 इंस्टॉलमेंट पे हुआ है, 1 फेलियर हो गया है। और इसमें क्या हुआ, एक साल में ये ट्रक भी जो परचेजर है उसके पास 7 ट्रक था और उसने यूज भी कर लिया है, तो वो डेप्रिसिएशन लगाएगा, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन फर्स्ट कैसे लगाएगा, देखो 30 जून को लगेगा 2013, क्योंकि ईयर एंड यहीं पर होता है। तो एक साल इसने इंस्टॉलमेंट पूरा नहीं कर पाया, तो क्या हुआ, साल का यूज तो किया है, तो यूज किया है तो डेप्रिसिएशन तो लगेगा। तो ये देखो बाय डेप्रिसिएशन, अब 7 लाख पे कितना है डेप्रिसिएशन 20%, तो 7 लाख पे 20% हो जाएगा 1,40,000। हाँ
1,40,000। अब हम लोग यहाँ पर नॉर्मली बाई बैलेंस सीडी लिखते हैं, बट लिख नहीं सकते क्योंकि बाई बैलेंस सीडी लिखने का मतलब है मेरे अकाउंट में इसका क्लोजिंग वैल्यू, बट मेरे अकाउंट में क्लोजिंग वैल्यू पूरा का पूरा नहीं दिखा पाएंगे बिकॉज मेरा जो ट्रक है वो 3 रहेगा और 4 चला जाएगा, 4 रहेगा और 3 जो है वो रिपोजिशन हो जाएगा। तो बाई बैलेंस सीडी बोल के पूरा दिखाने का तो कोई मतलब नहीं बनता है, ठीक है। बाई बैलेंस सीडी करके कितना ट्रक का बैलेंस दिखा सकते हैं? सिर्फ और सिर्फ 4 ट्रक का बैलेंस दिखा सकते हैं, बाकी 3 ट्रक जो है वो मेरे से रिपोजिस्ट हो जाएगा, ठीक है, जेड एसोसिएट से रिपोजिट कर लिया जाएगा। तो तुम लोग मुझे बता सकते हो जो ट्रक बच जा रहा है उसका वैल्यू क्या होगा बाई बैलेंस सीडी के हिसाब से? वैसे तो बाई बैलेंस सीडी करोगे, ये देखो 7 लाख से 1,40,000 माइनस करोगे तो हम लोग कहेंगे कि 7 ट्रक का वैल्यू 5,60,000 है अभी के हिसाब से, ठीक है। 7 ट्रक का वैल्यू 5,60,000 है, लेकिन हमें पहले ही पता चल गया क्वेश्चन पढ़ के कि 4 ट्रक जो है वो रहेगा, 3 ट्रक चला जाएगा, तो जो 4 ट्रक रह जाएगा उसका क्लोजिंग बैलेंस कितना होगा बता सकते हो? अगर 7 ट्रक का 5,60,000 है तो 4 ट्रक का कितना होना चाहिए? वो तो रह जाएगा ना, बाकी तीनों ट्रक का यहाँ पर हमें दिखाना है कि क्या कंडीशन हो रहा है। 3 लाख बोलो 3,20,000 करेक्ट, 3,20,000 क्योंकि 7 ट्रक का क्लोजिंग बैलेंस 5,60,000 है। कैसे मिला मुझे? 7 लाख का था, उसमें से 1,40,000 का डेप्रिसिएशन लग गया, तो क्लोजिंग बैलेंस 5,60,000 हो रहा है, ठीक है। हम लोग लिख इसीलिए नहीं पा रहे क्योंकि ये पूरा मेरे पास नहीं रहने वाला है। तो 7 ट्रक का बैलेंस अगर 5,60,000 है तो एक एक ट्रक का क्लोजिंग बैलेंस कितना हो जाएगा? अगर हम लोग एक एक ट्रक पे भी लगाते वैल्यू तो पता चल जाता ना। 1 लाख पे 20% का डेप्रिसिएशन, ये तो डेप्रिसिएशन 20% करके है तो 80,000 बचेगा, तो एक एक का 80,000 हो रहा है। देख लो 5,60,000 डिवाइडेड बाय 7, ये देखो 80,000 हो रहा है। तो एक एक ट्रक का क्लोजिंग बैलेंस 80,000 होगा, तो 4 ट्रक का कितना होगा? 80,000 इंटू 4 है ना, 3,20,000। या फिर ये यूनिटरी मेथड देख लो, 4 ट्रक का कितना इंटू 4 कर लो, तो बाई बैलेंस सीडी यहाँ पर कितना हो जाएगा? ये देखो 5,60,000 टोटल बैलेंस होना चाहिए था 7 ट्रक का, लेकिन बचेगा हमारे पास सिर्फ 4 ट्रक, तो ये बैलेंस हो जाएगा 3,20,000, ठीक है। 3,20,000 का मेरा क्लोजिंग बैलेंस एसेट का दिखेगा, बाकी नहीं दिखेगा। वैसे तो 5,60,000 हो रहा है, लेकिन बाकी जो नहीं दिखेगा उसका क्या कंडीशन हो रहा है? उसका रिपोजिशन हो रहा है, वो चला जा रहा है, ठीक है, रिपोजिशन हो रहा है। तो यहाँ पर उसका एंट्री करेंगे। जैसे यहाँ पर 2 ट्रक हुआ है, वेंडर 2 ट्रक, तो ट्रक में क्या हो जाएगा? बाई वेंडर क्रॉस पोस्टिंग, ठीक है, बाई हायर वेंडर लिख सकते हो या फिर वेंडर लिख सकते हो, सेम डेट पे, ठीक है, ये सारा सेम डेट पे होगा। यहाँ पर देखना पड़ेगा वो कितने में रिपोजेस कर रहा है, क्या वैल्यूएशन में रिपोजेस कर रहा है, तो उसका हम लोग वर्किंग नोट करेंगे, नहीं तो नहीं होगा। यहाँ पर वर्किंग नोट करते हैं, देखो तो कैलकुलेशन of credit allowed by vendor against 3 ट्रक। ये 3 ट्रक का क्या वैल्यू कर रहा है, जो वेंडर है वो क्या वैल्यू कर रहा है, उसको कैसे कैलकुलेशन करें। तो यहाँ पर थोड़ा सा कैलकुलेशन देखो, बाकी क्वेश्चनों की तरह नहीं होगा। यहाँ पर देखो सबसे पहले टोटल क्या निकालेंगे हम लोग? टोटल अमाउंट ऑफ प्रिंसिपल पेड अगेंस्ट 7 ट्रक। तो देखो 7 ट्रक जब हम लोगों ने खरीदा था तो उसके अगेंस्ट में टोटल कितना पेमेंट किया था, ये वर्किंग नोट से एकदम क्लियर हो जाएगा। देखो हम लोगों ने डाउन पेमेंट किया 1,40,000, ठीक है, और प्रिंसिपल में 1,12,000, एक ही तो हम लोग इंस्टॉलमेंट दे पाए, तो 1,40,000 प्लस 1,12,000। अगर प्रिंसिपल को अलग करके देखें तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि हम लोगों ने 2 प्रिंसिपल पे किया, 1,40,000 का डाउन पेमेंट किया है और 1,12,000 का फर्स्ट प्रिंसिपल पे किया है। तो टोटल कितना हो रहा है? 1,40,000 प्लस 1,12,000, तो ये हो रहा है 2,52,000। इतने का हम लोगों ने क्या पे किया है? प्रिंसिपल पे किया है, ठीक है। अच्छा
ये कितने ट्रक के ऊपर हो जाएगा? 7। टोटल अमाउंट ऑफ प्रिंसिपल पेड अगेंस्ट 7 ट्रक। लेकिन हमें कितने ट्रक का कैलकुलेट करना है? 3 ट्रक का। ठीक है, 3 ट्रक का कैलकुलेट करना है जो कि रिपोजेस होने वाला है। तो टोटल अमाउंट ऑफ प्रिंसिपल paid against 3 truck $2,52,000 का अगर 7 ट्रक का है तो फिर 3 ट्रक का कितना हो जाएगा? तो 2,52,000 डिवाइडेड बाय 7 इंटू 3, तो तीनों ट्रक का प्रिंसिपल हो जाएगा 1,08,000। 3 ट्रक का प्रिंसिपल अमाउंट हो रहा है 1,08,000। अब कैसे वैल्यूएशन होगा? देखो यहाँ पर बताया था, इसीलिए ऐसे करना पड़ा। देखो यहाँ पर बताया है, द वेंडर एग्रीड टू अलाउड हिम ए क्रेडिट फॉर द अमाउंट पेड अगेंस्ट दिस 3 ट्रक लेस 25%। जितना पे किया है उससे 25% लेस करके वो एग्रीड वैल्यू अपना लगाएगा। तो 1,08,000 हम लोगों ने पे किया है टोटल प्रिंसिपल पे। ठीक है, और अब यहाँ पर लिखेंगे क्रेडिट अलाउड। क्रेडिट मतलब कितना छूट मिलेगा? तो क्रेडिट अलाउड कितना हो जाएगा? 1,08,000 माइनस 25%, मतलब 25% ऑफ 1,08,000 बोला है ना, जो वैल्यू होगा उसका, तो कितना हो जाएगा? इंटू 25%, तो ये हो गया 81,000। देखो 81,000 होगा। अच्छा देखो 81,000 हो रहा है। 1,08,000 इंटू 25%, 1,08,000 माइनस 27,000 हो रहा है इसका वैल्यू, और ओवरऑल वैल्यू जो आ रहा है वो आ रहा है 81,000। ठीक है, तो ये हो गया एग्रीड वैल्यू। ठीक है, ये हो गया एग्रीड वैल्यू, मतलब जो वेंडर है जिसने बेचा था वो अपने प्रोडक्ट का क्या वैल्यूएशन कर रहा है? वो बोल रहा है कि हम जितना सारा रिपोजिशन करने वाले ट्रक, जो कि 3 ट्रक है, तो हम 3 ट्रक का वैल्यू क्या लगाएंगे? जो हम प्रोडक्ट लेके जा रहे हैं उसका वैल्यू हम ये लगाएंगे कि जितना भी अभी तक पेमेंट किया हुआ है उससे 25% कम वैल्यू लगाएंगे। तो देखो टोटल पेमेंट तो 2,52,000 का किया हुआ है। इंटरेस्ट वो नहीं कंसीडर करेगा, क्योंकि इंटरेस्ट कंसीडर इसीलिए नहीं किया जाता, वो तो इंस्टॉलमेंट फैसिलिटी के वजह से मिलता है। पेमेंट एक्चुअली कैश प्राइस पे कर रहा है, तो कैश प्राइस हम लोगों ने टोटल 2,52,000 दिया है, ये इंस्टॉलमेंट के टाइम और ये डाउन पेमेंट के टाइम। तो ये 7 ट्रक का है, जबकि रिपोजिशन 3 ट्रक का हो रहा है। तो 3 ट्रक का जो कैश प्राइस अभी तक हम लोगों ने वेंडर को दिया है वो 1,08,000 का है। वो कितना क्रेडिट दे रहा है? वो बोल रहा है हम इसे 1,08,000 नहीं मानेंगे कि आपने 1,08,000 दिया है, हम इसे 25% लेस करके मानेंगे। तो वो क्रेडिट अलाउड कर रहा है 81,000, यानी वेंडर के हिसाब से एग्रीड वैल्यू है 81,000। और जो परचेजर है उसके हिसाब से देखो बुक वैल्यू क्या होगा परचेजर के हिसाब से। तो परचेजर जब परचेज किया है तो उसने 3 ट्रक परचेज कितने में किया था? तो यहाँ पर लिखते हैं कैश प्राइस, 3 ट्रक उसने परचेज किया, 3 इंटू 1 लाख, तो कितना हो जाएगा? 3 लाख में उसने परचेज किया। ठीक है, और वो अपना डेप्रीशिएशन लगा रहा है 20% पे, तो फर्स्ट ईयर डेप्रीशिएशन लगेगा 20%, तो कितना हो जाएगा? 3 लाख इंटू 20%, तो ये 60,000 हो जाएगा। तो वैल्यूएशन आ गया 2,40,000। ठीक है, तो ये हो गया बुक वैल्यू। बुक वैल्यू इसीलिए क्योंकि परचेजर के बुक्स में, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ये एसेट शो हो रहा है। ठीक है, और जिसका वैल्यू एक साल में 2,40,000 हो रहा है, जो रिपोजेस हो रहा है उसका। और जो लेके चला जाएगा, जो वेंडर है वो लेके चला जा रहा है क्योंकि परचेजर डिफॉल्ट हुआ है, तो उसे बोलते हैं एग्रीड वैल्यू। और वो अपने हिसाब से बताता है कि हम किस तरह से इसको वैल्यू करेंगे, तो उस पर एग्री होना पड़ता है परचेजर को, दैट्स वाई एग्रीड वैल्यू। तो अब हमें देखना है कि लॉस है या फिर प्रॉफिट है। कभी कभी प्रॉफिट भी होता है, तो यहाँ पर लॉस ऑन सरेंडर है। क्यों? क्योंकि 2,40,000 का एसेट का वैल्यू 81,000 हो रहा है। तो लॉस ऑन डिफॉल्ट भी बोल सकते हो या फिर सरेंडर भी बोल सकते हो। लॉस ऑन डिफॉल्ट ये देखो 2,40,000 माइनस 81,000, तो लॉस हो जाएगा 1,59,000। लॉस हो गया 1,59,000। अब इसका पोस्टिंग करेंगे हम लोग, यहाँ पर लिखेंगे देखो
यहाँ पर हायर वेंडर एग्री कर रहा है कि हम कितने में लेके जाएंगे, मेरा जो ट्रक है वो हायर वेंडर बोल रहा है, हम तो बोलेंगे मेरा एसेट का वैल्यू 81,000 है जो हम रिपोजिट करके लेके जा रहे हैं, ठीक है 81,000। अब बाकी जो बचेगा वो लॉस होगा। अगर तुम लोग अकाउंट को क्लोज भी करोगे तो देखना इधर आएगा, इधर आने से लॉस होगा, इधर आने से प्रॉफिट, ठीक है। तो बाई पीएल लॉस ऑन डिफॉल्ट, लॉस ऑन डिफॉल्ट, और इसका वैल्यू 1,59,000 आ रहा है, तो टोटल 7 लाख। अब इसका क्रॉस पोस्टिंग करो हायर वेंडर का, टू ट्रक बोल के 81,000। अब इसको भी क्लोज करेंगे, 7 लाख प्लस 14,000 11,200, 7,25,200, 7,25,200 minus 1,40,000 minus 1,26,000 minus 81,000, 3,78,200, 3,78,200। ये क्या शो हो रहा है, ये बाकी पेमेंट अमाउंट शो हो रहा है, क्योंकि एक 3 ट्रक लेके गया 4 रख दिया है, तो बाकी 4 का तो पेमेंट करना पड़ेगा। तो जब ईयर एंड हो रहा है इन लोग के हिसाब से 30 जून 2013, यहाँ पर टू बैलेंस सीडी यानी लाइबिलिटी दिख रहा है कि इतना बाकी पेमेंट करना पड़ेगा 3,78,000 का, यही नेक्स्ट ईयर लाइबिलिटी के हिसाब से बाई बैलेंस बीडी बोल के ब्रॉट डाउन हो जाएगा, 3,78,200 हो गया। बस अब एक तरह का हम लोग बुक बना लिए, तो ये बस यहाँ से देख के भी हम लोग कर सकते हैं और कोई वर्किंग नोट तो नहीं करना पड़ेगा। लेकिन किस तरह से रिकॉर्ड करेंगे, जेड एसोसिएट जो है उसका अकाउंट बन रहा है इन द बुक्स ऑफ सेलर। जो सेलर सेल क्या है तो वो क्या एंट्री करता है, क्रेडिट सेल का डेटर टू सेल करता है, ठीक है, डेटर टू सेल करता है। तो यहाँ पर डेटर कौन है, जेड एसोसिएट टू हायर परचेज सेल होगा। कब सेल हुआ है, 1/7/2012 को, टू HP सेल। कितने का सेल किया है, 7 लाख का। अच्छा, उसके बाद उसी डेट पे पेमेंट भी क्या है, डाउन पेमेंट। तो डाउन पेमेंट ये रिसीव करेगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू जेड बोल के 1/7/12 में बाई बैंक डाउन पेमेंट रिसीव कर रहा है। अच्छा, ये अमाउंट है 1,40,000 का। उसके बाद इंटरेस्ट ड्यू होगा, इसके लिए इंटरेस्ट क्या होगा, क्रेडिट इनकम होगा। फर्स्ट इंटरेस्ट ड्यू होगा 31 दिसंबर 2000 नहीं, पहले शायद 30 जून को आ रहा है, नहीं पहले 31 दिसंबर 2012 को आएगा, जुलाई के बाद दिसंबर आ रहा है। तो टू इंटरेस्ट, इसके लिए इंटरेस्ट क्रेडिट होगा। तो कितना अमाउंट, वही 14,000 जो उसका पेबल होगा वो इसका रिसीवेबल होगा। जैसे ही फर्स्ट इंटरेस्ट ड्यू हो गया, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट भी पे हो जाएगा, ये बाई बैंक बोल के फर्स्ट इंस्टॉलमेंट रिसीव करेगा। डेट होगा 31 दिसंबर 2012, यहाँ पर लिखेंगे इंस्टॉलमेंट, और अमाउंट हो जाएगा 1,26,000, अमाउंट हो जाएगा 1,26,000। देखो इसका जो पेएबल है, पेड है या पेएबल है, वैसे ही इसका रिसीवेबल हो जाएगा। फिर से इंटरेस्ट ड्यू होगा, फिर से इंटरेस्ट ड्यू होगा। देखो 30 जून 2013 को टू इंटरेस्ट, और ये अमाउंट था 11,200, लेकिन ये इंस्टॉलमेंट पे नहीं कर पाएगा। तो ये क्या एंट्री करेगा, जैसे ये रिवर्स एंट्री करता है कि मेरे पास एसेट आया, मेरे से एसेट चला गया। एक रिवर्स एंट्री अगर हम लोग यहाँ पर क्रॉस पोस्टिंग के साथ कर लेते, बाकी हम लोग अमाउंट पुट कर देंगे। यहाँ पर कैसे एंट्री करेंगे, यहाँ पर इसके पास अपना जो प्रोडक्ट है वो वापस आ जाएगा, और इसके लिए वो फिक्स्ड एसेट नहीं है, इसके लिए तो वो स्टॉक है। तो व्हाट कम्स इन डेबिट, तो गुड्स जो है वो वापस आ रहा है कौन से डेट पे, जिस दिन डिफॉल्ट हुआ है 30 जून ऑफ 2013, और एंट्री क्या होगा, गुड्स डेबिट, तो बाई गुड्स होगा, यहाँ पर लिखेंगे बाई गुड्स रिपोजिट, ठीक है। कौन सा वाला गुड्स, जैसे परचेज, हायर परचेज सेल, ठीक है, उसी तरह से यहाँ पर हो जाएगा गुड्स रिपोजिट, रिपोजिशन करके गुड्स वापस आया है। कितने में रिपोजिशन किया है, 81,000, इसने अपना वैल्यू 81,000 लगाया था। अभी हम लोगों ने यहाँ पर कैलकुलेट करके देखा कि इसने अपना वैल्यू जो है प्रोडक्ट का 81,000 किया है। अच्छा, अब यहाँ पर बैलेंस देख लेते हैं, बाई
बैलेंस CD। तो कितना पैसा मिलेगा, मतलब कितना और बाकी है, क्योंकि सारा प्रोडक्ट तो लेके नहीं जा रहा है, तो कुछ ना कुछ बाकी जो रख के जा रहा है उसका तो पेमेंट मिलता रहेगा। तो कितना पेमेंट मिलेगा, जो यहाँ पर ड्यू है 3,72,200 वही यहाँ पर भी होगा। उसके लिए लाइबिलिटी, इसके लिए एसेट होना चाहिए, देख लो 3,72,200 ही होना चाहिए दोनों साइड में, एक बार चेक कर लो। 1,40,000, 1,26,000, 81,000 प्लस 3,78,200, तो ये 7,25,200 ये आ गया। अब गुड्स रिपोजिशन में क्या एंट्री होगा, एक तो ये क्रॉस पोस्टिंग होगा, गुड्स रिपोजिस्ट हो गया है 30 जून को टू, क्या नाम है, टू Z एसोसिएट। $81,000 का गुड्स रिपोजिस्ट हुआ है, और इसने अपना 2,000 खर्चा भी करवाया है इसको बेचने के लिए, ठीक है। तो खर्चा करवाया है तो पैसा चला जाएगा, तो गुड्स पे खर्चा कर रहा है, तो गुड्स रिपोजिशन अकाउंट डेबिट टू कैश, रिपेयर का खर्चा, इसे रिपेयर लिख देते हैं। 7,000 नहीं, कितना था, 2,000 पे रिपेयर करवाया और बेच दिया, बेचने पे पैसा आएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट 30 जून 2013 बाई बैंक। $80,000 में बेच दिया, ये देखो। अच्छा, अब प्रॉफिट या लॉस चेक करो। 81,000 का प्रोडक्ट मतलब इसने लेके आया, रिपोजिट करके लाया है, तो 80 और इस पे खर्चा किया 2,000, तो ये जो गुड्स है वो भी 83,000 का बन गया, लेकिन इसे बेच के सिर्फ 80,000 रिकवर कर पाया, यानी 3,000 का लॉस है, 3,000 का लॉस हो जाएगा। तो सेम डेट पे यहाँ पर बाई PL, लॉस ऑन सेल, बैलेंसिंग फिगर 3,000 का लॉस होगा। अच्छा, नेक्स्ट देखो, और एक क्वेश्चन है, on 1/1/2010 B and brothers bought 5 computer from Chirag Computer on hire purchase. The cash price of each computer was 20,000. 5 कंप्यूटर खरीदा गया है और कैश प्राइस बता रहा है 20,000. It was agreed 30,000 each at the end of every year. ये क्या है बता सकते हो? It was agreed 30,000 each at the end of each year. ये किस पेमेंट का बात हो रहा है कि 30,000 हर बार ईयर के एंड में हम लोग पे करेंगे, ये क्या पेमेंट होगा? प्रिंसिपल इंटरेस्ट, सॉरी इंस्टॉलमेंट, ये इंस्टॉलमेंट होगा ना। इट वाज एग्रीड 30,000 ईच एट द एंड ऑफ ईच ईयर। एंड ऑफ ईच ईयर में तो प्रिंसिपल नहीं पे करेंगे, इंस्टॉलमेंट करेंगे, ठीक है। तो इसमें प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों लगा हुआ है, ये इंस्टॉलमेंट होगा। The vendor charges interest at the rate of 10% per annum. The buyer depreciate computer at the rate of 20% on WDV. Diminishing balance method मतलब WDV method. इस पे डेप्रिशिएशन लगाएगा। अच्छा, नेक्स्ट बोला है बी एंड ब्रदर्स पेड कैश डाउन पेमेंट 5,000 ईच एंड 2 इंस्टॉलमेंट। एक तो 5,000 कैश डाउन पेमेंट किया है ईच, तो टोटल कितना है वो सोचो, और 2 इंस्टॉलमेंट, 2 इंस्टॉलमेंट भी दे दिया, बट फेल्ड टू पे द लास्ट इंस्टॉलमेंट, बट जो लास्ट इंस्टॉलमेंट है वो नहीं पे कर पाया। कंसिक्वेंटली द कंप्यूटर ट्रेडर रिपोजेस 3 सेट्स leaving 2 set with buyer and adjusting the value of 3 set against the amount due. बोल रहा है कि 3 सेट जो है वो रिपोजेस कर रहा है और छोड़ दे रहा है 2 सेट 5 में, ठीक है। तो 3 रिपोजेस 2 रिटेन, और एडजस्ट करेगा, जो रिपोजेस करके लेके जा रहा है उसका वैल्यूएशन करता है जो वेंडर है, उसको बोलते हैं एग्रीड वैल्यू। एग्रीड वैल्यू क्या लगाना चाहता है, अगेंस्ट द अमाउंट ड्यू कैसे लगाएगा, द सेट रिपोजेस्ड वेयर वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ 30% डेप्रिसिएशन पर एनम ऑन द रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। वो बोल रहा है हम 30% डेप्रिसिएशन करके देखेंगे, जो वैल्यू आएगा रिटर्न डाउन मेथड पे वही मेरे हिसाब
हिसाब से कंप्यूटर का वैल्यू ऑन द डेट पे होना चाहिए। लेकिन जो परचेसर है वो तो 20% के हिसाब से लगा रहा है, तो 20% के हिसाब से हमें 3 कंप्यूटर का बुक वैल्यू और 30% के हिसाब से हमें 3 कंप्यूटर का एग्रीड वैल्यू देखना पड़ेगा और उसमें चेक करना पड़ेगा कि डिफॉल्ट होने की वजह से उसका प्रॉफिट है या लॉस है। द सेट रिपोजिट वेयर सोल्ड बाय द चिराग कंप्यूटर फॉर 30,000। अब जो वो रिपोजिट करके लेके आ गया, जो सेकेंड हैंड प्रोडक्ट था, वो बेच दे रहा है 30,000 रुपए आफ्टर नेसेसरी रिपेयर्स अमाउंटिंग टू 5,000 ऑन 30th जून। और इसको कैसे बेच रहा है, कितने में? एक रिपेयर करवा रहा है, उसके बाद कितना रिपेयर? 5,000 का। ओपन द नेसेसरी लेजर, यहाँ भी बताया नेसेसरी लेजर अकाउंट बनाओ। बट इस क्वेश्चन में एक प्रॉब्लम है, यहाँ पर कहीं पर कैश प्राइस नहीं बताया, लेकिन जो डेटा है उससे कैश प्राइस जरूर निकल जाएगा। तुम लोग मुझे कैलकुलेट करके बताओगे कि कैश प्राइस क्या हो सकता है? कैश प्राइस हाँ, मुझे तुम लोग 3 चीज बताओ। एक तो कैश प्राइस बताओ क्वेश्चन पढ़ के, दूसरा मुझे बताओ हायर परचेज प्राइस, ठीक है, और लास्ट और एक मुझे बताओ इंटरेस्ट बताओ, ठीक है। मुझे ये 3 चीज बताओ कि डायरेक्टली तो कुछ नहीं बोला है कि कैश प्राइस कितना हो रहा है और इंटरेस्ट कितना हो रहा है, हायर परचेज प्राइस। और हायर परचेज प्राइस मतलब क्या होता है? कैश प्राइस प्लस इंटरेस्ट मिला के होता है हायर परचेज प्राइस, ठीक है। मतलब कैश प्राइस प्लस इंस्टॉलमेंट मिला के, सॉरी इंस्टॉलमेंट के जगह मैंने इंटरेस्ट। टोटल इंस्टॉलमेंट की तो कैश प्राइस है ना। टोटल इंस्टॉलमेंट कैसे कैश प्राइस हो सकता है? इंस्टॉलमेंट में तो प्रिंसिपल के साथ इंटरेस्ट लगा हुआ है। अभी जो हम लोगों ने सम्स किया, यहाँ पर देखो, ये वाला यहाँ जो लिखा है कैश प्राइस ऑफ ईच कंप्यूटर 20,000, तो 5 कंप्यूटर है। 1 लाख इंटू कर देंगे। हाँ 1 लाख होगा, ये सही बोल रहा हूँ, ये बात सही है। कैश प्राइस ईच कंप्यूटर 20,000, तो 20,000 इंटू 5, तो ये हो गया 1 लाख। 1 लाख कैश प्राइस हो जाएगा। अगर किसी के पास कैश है तो 1 लाख दे दो, 5 कंप्यूटर मिल जाएगा, इसका मतलब ये हुआ। अच्छा, हायर परचेज प्राइस बताओ कितना होगा, और इंटरेस्ट फिर निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पर तो अलग से कोई रेट वगैरह बोला है, लेकिन इसको इस तरह से कैलकुलेट करना पड़ेगा बिकॉज हमें डायरेक्टली नहीं दिया है ना कैश प्राइस। तो कैश प्राइस तो पता चल गया 1 लाख। हायर परचेज प्राइस और डाउन पेमेंट कुछ बोला है? हाँ, डाउन पेमेंट बोला है 5,000। तो कैलकुलेट करके बताओ कितना होगा। डाउन पेमेंट से ही कैलकुलेट करके बता दो कितना होगा, जैसे मैंने सिखाया है उसी तरह से करके बता दो, वर्किंग नोट करके। देखो तुम लोगों ने तो मुझे अभी बताया, वर्किंग नोट करते हैं। देखो कैश प्राइस, ये देखो कैश प्राइस कितना बताए तुम लोग? 20,000 इंटू 5 कितना हो गया? 1 लाख, ठीक है। अच्छा, यहाँ से डाउन पेमेंट लेस करेंगे। कैश प्राइस जो बताया जाता है उससे कुछ ना कुछ हमें डाउन पेमेंट करना पड़ता है अगर एग्रीमेंट कह रहा है। तो डाउन पेमेंट कहाँ पर लिखा हुआ था? ये देखो, कैश डाउन ऑफ 5,000 ईच। तो बताओ कितना हो जाएगा डाउन पेमेंट? बताओ कितना होगा? 5,000 into 5 5,000 इंटू 5, 25,000। 5,000 ईच बोला है ना, तो बचा कितना? 75,000। ये बैलेंस बच रहा है, 75,000 बैलेंस बच गया। अच्छा, अब हमें क्या करना पड़ता है? बैलेंस पे इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल मिला के इंस्टॉलमेंट देना पड़ता है, ठीक है। लेकिन हमें क्वेश्चन में इंस्टॉलमेंट ऑलरेडी बता रखा है। इंस्टॉलमेंट जो है वो 30,000 करके लगेगा, ठीक है, 30,000 करके लगेगा। इट वॉज एग्रीड दैट 30,000 एट द एंड ऑफ ईच ईयर। लेकिन कितना सारा इंस्टॉलमेंट है, क्या क्वेश्चन से तुम लोग को पता चल रहा है? बताया है क्वेश्चन में, थोड़ा सा एक बार रीड करो खुद से, फिर देखो हम फिर से पढ़ के बताते, तुम लोग मुझे बताना इंस्टॉलमेंट कितना सारा है। ऑन 1/1/2010 बी एंड ब्रदर्स बॉट 5 कंप्यूटर फ्रॉम चिराग कंप्यूटर ऑन हायर परचेस। द कैश प्राइस ऑफ ईच कंप्यूटर 20,000. इट वॉज एग्रीड 30,000 ईच एट द एंड ऑफ ईच ईयर. The vendor charges interest 10% per annum. The buyer depreciate computer at the rate of 20% per annum on diminishing balance method. B and brothers paid cash down 5,000 each and
टू इंस्टॉलमेंट बट फेल टू पे द लास्ट इंस्टॉलमेंट, ये लाइन में ही बता रखा है कितना इंस्टॉलमेंट है, बताओ। टोटल 3 2 साल हाँ, तीन होगा, तीन होगा। टू इंस्टॉलमेंट बट फेल टू पे द लास्ट इंस्टॉलमेंट, मतलब दो दे दिया, लास्ट वाला फेल हो गया, यानी टोटल 3 होगा। ठीक है, टोटल 3 होगा, तो 3 इंस्टॉलमेंट लगेगा। और फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कितने का है? 30,000 का। अब इस पे इंटरेस्ट भी लगाओ बचे हुए अमाउंट पे 10%, तो 10% कितना हो जाएगा? 75,000 का 10% 7,500 हो जाएगा, 7,500 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर इसका मतलब ये इंस्टॉलमेंट जो है ये तो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट से बनता है, तो कितना हो जाएगा? ये 30,000 कैसे बना होगा? तो फिर 7,500 अगर मेरा इंटरेस्ट लग रहा है और इंस्टॉलमेंट अगर 30,000 का है तो माइनस कर दो 30,000 से 7,500, तो 22,500 हो रहा है। तुम लोग चेक करके देखो, तो 22,500 हो रहा है, बिकॉज हमें इंटरेस्ट का अमाउंट पता चल गया 7,500, और हमें पता है इंस्टॉलमेंट मतलब इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल, तो इंटरेस्ट अगर हटा देंगे तो प्रिंसिपल कितना हो गया? 22,500, तो ये मेरा प्रिंसिपल अमाउंट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट प्रिंसिपल पे करेंगे। प्रिंसिपल 1 कितना पे होगा? 22,500, ये प्रिंसिपल का कॉलम होता है। ठीक है, ये प्रिंसिपल का कॉलम होता है जहां से हम लोग सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल लेस करते जाते हैं। तो 75,000 से 22,500 लेस कर दो, तो कितना हो गया? 52,500। अब फिर से इस पे इंटरेस्ट लगेगा, इंटरेस्ट रेट कितना है? 10%, क्योंकि हर बार बैलेंस अमाउंट हमारा लोन अमाउंट होता है, तो इस पे 10% लगा लो, तो हो गया 5250। और यहाँ भी हमें अपना इंस्टॉलमेंट नोन है, 30,000 बोला है ना, ईच इंस्टॉलमेंट 30,000 का होगा। तो अगर 5250 मेरा इंटरेस्ट है, तो 30,000 के अंदर प्रिंसिपल कितना है? 24,750। फिर यहाँ से प्रिंसिपल 2 दे देंगे, 24,750। अच्छा, तो कितना बच रहा है? बच रहा है यहाँ पर 27,750। अब इस पे इंटरेस्ट लगा लो 10% का, तो ये हो जाएगा 2775। अच्छा, अगर 2775 मेरा इंटरेस्ट का अमाउंट है तो प्रिंसिपल कितना होगा? क्योंकि इंस्टॉलमेंट तो वही 30,000 का ही है, यहाँ पर लिखा नहीं मैंने, ये ऊपर लिख दिया 27,225। अच्छा, ये देखो 27,225, बट एक प्रॉब्लम, यहाँ अगर 27,225 लिखेंगे तो कुछ ना कुछ अमाउंट मेरा बच जाएगा, जो कि बचना नहीं चाहिए। एग्रीमेंट ऐसे ही होगा कि पूरा ये बैलेंस जो है वो पेमेंट हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर मेरा जो है इंटरेस्ट को थोड़ा मुझे इधर उधर करना पड़ेगा। एक्चुअली हम इसको क्या करेंगे, इसको टैली करने के लिए 27750 कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 27,750, इतना मुझे प्रिंसिपल देना पड़ेगा। तो इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? 30,000 तो मुझे टोटल देना है, वहां से 27,750 मुझे प्रिंसिपल देना ही पड़ेगा ताकि ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज हो जाए। तो बचा हुआ अमाउंट 2250, बचा अमाउंट 2250, इसको काट के लिख देते हैं, देखो 2250। इसका मतलब ये इंटरेस्ट जो है ये हो जाएगा 2250। ये एक एडजस्टमेंट होता है, ठीक है, ये कोई गलत नहीं है कि हम लोग 10% इतना नहीं हो रहा है ऐसे कैसे कर दिए, नहीं, ये एक एडजस्टमेंट है कि थोड़ा बहुत जो 20, 50, 100 रुपए का होता है वो एडजस्टमेंट हो जाता है, कि ओवरऑल तो 30,000 ही आप पे कर रहे हैं, आपका जो सिस्टम है उसी हिसाब से आप पे कर रहे हो। बात अलग हो रहा है कि इंटरेस्ट में जो 2775 हो रहा है उसकी जगह 2250 इंटरेस्ट और 27,750 प्रिंसिपल, ताकि अकाउंट क्लोज हो जाए। बाकी गड़बड़ कुछ नहीं है, क्योंकि 30,000 का 30,000 ही हम लोग पेमेंट कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि इस वजह से कोई कम या ज्यादा किसी को पेमेंट या रिसिप्ट हो रहा है। तो ये हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये इंटरेस्ट इस तरह से हम लोग को कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो फर्स्ट ईयर का 7,500, सेकेंड ईयर का हो गया 5250, और थर्ड ईयर का हो जाएगा यहाँ पर ये देखो 2250। तो ये कैलकुलेशन तुम लोग एकदम अब दिमाग में बैठा लो, नहीं तो इसके अलावा हायर परचेज नहीं होगा। दीदी अच्छा, अब हम 2250 কি নোট দিতে লাগবে নাকি? হ্যাঁ কি বলছো শুভ, বলো 2250। বলছি 2250 के लिए कोई एक्स्ट्रा नोट देना पड़ेगा क्या? ये वो एडजस्टमेंट हो रहा है इसलिए? না, কিছু নোট দেওয়ার দরকার নেই, ওটা অটোমেটিক্যালি হবে এই জন্য, নাহলে আমার তো এই প্রিন্সিপালটা ক্লোজ হবে না, তাই না? এই যে 27750টা ক্লোজ করার জন্য ওটা হ্যাঁ বুঝতে পেরেছি, হুম, এমনি বুঝতে পেরেছি, তার জন্য কি একটা আদারওয়াইজ নোট দিতে হবে? কারণ ওটা অ্যাডজাস্টমেন্ট হচ্ছে তো তাই বলছি। হ্যাঁ চাইলে দিয়ে দিতে না, পারো, কিন্তু হ্যাঁ চাইলে দিয়ে দিতে পারো, যে যেহেতু অ্যাডজাস্ট করছি তাই আমি দিচ্ছি, কিন্তু তোমাদের তো এমসিকিউ থাকবে, তাহলে নোটের ব্যাপারটা আসবে না, ঠিক আছে?
মানে ও তোমাদের আচ্ছা আচ্ছা, তাহলে ঠিক। তোমাদের তো এমসিকিউ করে দিয়েছে, তুমি যদি ওটা নাও করো ওটা কিছু এসে যাবে না, ঠিক আছে, কিন্তু এমনি আচ্ছা, যদি থাকতো, রিটার্ন থাকতো, তাহলে দিতে পারতে নোটটা। ঠিক আছে ঠিক আছে। ठीक है। अच्छा, अब ये तो कंप्लीट हुआ हम लोग का। अब हम लोग इसका अकाउंट ओपन कर सकते हैं, ठीक है, मतलब जो लेजर पोस्टिंग है वो स्टार्ट कर सकते हैं। अच्छा, लेजर पोस्टिंग में हम लोग इन द बुक्स ऑफ बी एंड ब्रदर्स करते हैं पहले। इन द बुक्स ऑफ बी एंड ब्रदर। अच्छा, ये कौन है? बी एंड ब्रदर है जो परचेजर है, तो ये कंप्यूटर का एक अकाउंट बनाएगा, इसके पास फिक्स्ड एसेट आ जाएगा, और एक जो है वो वेंडर का अकाउंट बनाएगा, चिराग कंप्यूटर। चिराग कंप्यूटर। अच्छा, चिराग कंप्यूटर। और उसके बाद और एक अकाउंट भी हमें प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो चलो पहले ये प्रिपेयर कर लेते हैं। 1/1/2010 परचेज हुआ है, तो परचेजर क्या एंट्री करेगा? कंप्यूटर अकाउंट डेबिट टू हायर परचेज, एसेट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर, सॉरी हायर परचेज बोल रहे हैं, हायर वेंडर जो चिराग कंप्यूटर, नाम तो है यहाँ पर, नाम दे देते हैं। क्रेडिटर कौन है? टू चिराग कंप्यूटर। अच्छा, कितने का खरीदा है? टोटल 1 लाख। हम लोग यहाँ पर कैश प्राइस लिखते हैं 1 लाख। अच्छा, चिराग कंप्यूटर 1 लाख का कंप्यूटर खरीद लिया। अब यहाँ पर इसका क्रॉस पोस्टिंग कर देंगे, ठीक है, तो 1/1/10 में हो जाएगा बाई कंप्यूटर 1 लाख। अच्छा, उसके बाद डाउन पेमेंट किया है, डाउन पेमेंट 5,000 ईच, जैसे जिस दिन खरीदा जाता है उसी दिन डाउन पेमेंट किया जाता है, तो 1/1/10 को डाउन पेमेंट किया जाएगा, तो चिराग कंप्यूटर अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो डाउन पेमेंट हो जाएगा 5,000 ईच, तो 5,000 इंटू 5 25,000, 5,000 के लिख दिया मैंने 5, तो ये हो गया 25,000 का डाउन पेमेंट करना पड़ेगा। अब डाउन पेमेंट करने के बाद ही बैलेंस अमाउंट पे इंटरेस्ट ड्यू होना स्टार्ट हो जाता है, और ये एक ईयरली इंस्टॉलमेंट फैसिलिटी है, तो हर साल के एंड में होगा। तो जैन है, देखो 1/1/10 मतलब जैन में स्टार्ट हो रहा है, तो क्लोज कब होगा? दिसंबर में। तो फर्स्ट इंटरेस्ट जो है वो 31 दिसंबर 2010 तक ड्यू होगा, तो बाई इंटरेस्ट। और अमाउंट कितना होगा? यही देखो, 1 लाख से 25,000, 75,000 जो हम लोगों ने यहाँ किया था, 75,000 पे 10% 7,500, ये 7,500 हो जाएगा। ये इंटरेस्ट ड्यू हो गया। अच्छा, अब जैसे इंटरेस्ट ड्यू हो गया, अब इंटरेस्ट को प्रिंसिपल के साथ मिला के पेमेंट करेंगे, तो यहाँ पर टू बैंक इंस्टॉलमेंट, इंस्टॉलमेंट हो जाएगा 7,500, और ये प्लस अच्छा ये तो हमें पता ही है 30,000 करके ईच है, बता ही दिया हमें क्वेश्चन में, हम लोग डायरेक्टली यहाँ पर लिख देते हैं। चलो 30,000 हो गया, फर्स्ट ये पेमेंट कर दिए। अब जो पेमेंट अभी भी बाकी है वो क्लोजिंग में शो हो जाएगा टू बैलेंस सीटी बोल के, क्योंकि फर्स्ट ईयर तो हमारा कोई डिफॉल्ट है नहीं, थर्ड ईयर से डिफॉल्ट है, तो यहाँ पर हो गया 1,07,500, 1,07,500 माइनस 25,000 माइनस 30,000, तो 50 to 500, देखो ये वाला होना चाहिए, ये देखो 50 to 500 प्रिंसिपल पे करने के बाद ये वाला यहाँ पर शो होगा लेजर में, देखो 50 to 500 शो हो रहा है, ये हमें पे करना पड़ेगा। तो जैसे 1 ईयर एंड हुआ तो ये एसेट भी 1 ईयर यूज हो गया, और इस पे डेप्रिसिएशन हमें यहाँ पर शो करना पड़ेगा, तो बाई डेप्रिसिएशन। और जो परचेजर है वो किस हिसाब से डेप्रिसिएशन लगा रहा है? वो 20%, यहाँ देखो 20% पर एनम WDV पे, तो 20% यहाँ पर फर्स्ट ईयर हो जाएगा 20,000, और बैलेंस बचेगा बाई बैलेंस CD, ये हो गया 80,000। और इसको ब्रॉड डाउन करेंगे तो 1/1/11 10 था ना, हाँ,
तो टू बैलेंस बीडी ये हो जाएगा 80,000। 80,000 का बैलेंस अभी भी है एसेट का। और यहाँ पर क्या होगा, ये जब ब्रॉट डाउन होगा इसका मतलब चिराग कंप्यूटर को पहले मुझे 1 लाख देना था, अब जितना सारा पेमेंट हो गया थ्रू इंस्टॉलमेंट डाउन पेमेंट, अब बच रहा है 52,500। तो इसको ब्रॉट डाउन करेंगे यहाँ पर 1111 में बाई बैलेंस बीडी 52,500। अब ये बचे हुए अमाउंट पे इंटरेस्ट ड्यू होगा पूरे 1 साल का, 31 दिसंबर 2011 तक इंटरेस्ट ड्यू होगा बाई इंटरेस्ट। और इस पे इंटरेस्ट हो जाएगा 52,500 पे 10% 5250। और तुम लोग वर्किंग से भी देख सकते हो, ऑलरेडी किया हुआ है, ये देखो 5250 और इंस्टॉलमेंट चला जाएगा 30,000 का। तो इंटरेस्ट ड्यू हो गया। इंटरेस्ट ड्यू होने के बाद इंस्टॉलमेंट पे किया जाएगा, तो टू बैंक यहाँ पर लिख देते हैं इंस्टॉलमेंट। কম্পিউটারের অ্যাকাউন্টে করছেন তো? না এটা তো এতে চিরাগ কম্পিউটারে করছি। আচ্ছা আচ্ছা अच्छा इंस्टॉलमेंट में हो जाएगा 30,000। ठीक है, इंस्टॉलमेंट में हो जाएगा 30,000। 30,000 पे करने के बाद अब चेक करेंगे कितना पेमेंट करना और भी बाकी है, कितना लाइबिलिटी बाकी रह रहा है। तो टोटल यहाँ पर हो रहा है 57,750 और यहाँ पर 57,750 माइनस 30, तो यहाँ पर हो जाएगा 27,750। देखो वही वाला अमाउंट होगा जो यहाँ पर तुम लोग वर्किंग नोट में देख रहे हो, ये देखो 27,750 बाकी है और ये पेमेंट करने से प्रिंसिपल हो जाएगा और उसके साथ इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा। तो अब फिर से इसे ब्रॉट डाउन करेंगे। उसके पहले यहाँ पर एक बार फिर से लिखो कि 1 साल फिर से कंप्यूटर यूज हुआ तो इस पे फिर से डिप्रिसिएशन चार्ज होगा। जैसे ही 1-1 साल कंप्लीट हो रहा है दोनों को करते जाएंगे ताकि गलत ना हो। तो डिप्रिसिएशन WDV 20%, तो 80,000 बैलेंस था, इस पे 20% करेंगे तो 16,000 हो जाएगा। ठीक है, बाई बैलेंस CD 16,000 और ये 80,000 माइनस करने पे 64,000 आ रहा है। ठीक है, 64,000 80,000 तो 1 ईयर के एंड में, सॉरी सेकेंड ईयर के एंड में एसेट का वैल्यू जो है वो 64,000 आया है। तो यहाँ फिर से ब्रॉट डाउन करते हैं टू बैलेंस BD 64,000, टू बैलेंस BD हो गया 64,000। ठीक है, अच्छा अब ये थर्ड ईयर चल रहा है। अब थर्ड ईयर में कैसे कैलकुलेशन होगा, देखो थर्ड ईयर फिर यहाँ पर ब्रॉट डाउन हो जाएगा 1112 बाई बैलेंस BD, मतलब ये सोच रहा है कि और 27,750 विथ इंटरेस्ट अगर हम पे कर देते हैं तो ये कंप्यूटर का ओनरशिप मेरे पे आ जाएगा। ठीक है, मेरे पास आ जाएगा। अब इसका ओनरशिप के लिए यहाँ पर इंटरेस्ट ड्यू होगा फिर से 31 दिसंबर 2012। इंटरेस्ट तो ड्यू हो जाता है, ठीक है, हम लोग पे कर पाए इंस्टॉलमेंट या ना कर पाए उससे कोई लेना देना नहीं है, इंटरेस्ट मेरा ड्यू हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर मुझे इंटरेस्ट का अमाउंट कितना लिखना पड़ेगा, जो मैंने तुम लोग को यहाँ समझाया, ये 2250, इस पे 10% मत लगाओ नहीं तो प्रिंसिपल जो है वो बिगड़ जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 2250। ठीक है, 2250। तो मुझे टोटल कितना पेमेंट करना था, ये मिला के देखो 30,000 ही होगा, 27,750 प्लस 2250। तो लास्ट इंस्टॉलमेंट 30,000 का, तो 30,000 पेमेंट करना था लेकिन हम लोग पेमेंट नहीं कर पाए तो इस वजह से रिपोजिशन हो रहा है। कब नहीं कर पाए, कैसे पता चला, जब इंस्टॉलमेंट का डेट आया 31 दिसंबर 2012 को, क्योंकि यहाँ पर स्पेसिफिकली नहीं बोला है कि किस दिन, ये बता रहा है कि हम लोग इंस्टॉलमेंट नहीं दे पा रहे। तो जिस दिन ड्यू डेट आया उसी दिन ही बोल रहा है कि हम इंस्टॉलमेंट नहीं दे सकते हैं। तो क्या होगा, वेंडर जो है वो जो अपना कंप्यूटर है वो लेके चला जाएगा। अब ये क्रॉस पोस्टिंग करेगा, अभी तक ये कर रहा था रिवर्स एंट्री करेगा, सॉरी, तो ये अभी तक कर रहा था कंप्यूटर टू चिराग कंप्यूटर, मतलब कंप्यूटर अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर। अब रिवर्स एंट्री क्या हो जाएगा, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू कंप्यूटर। अब ये तो मेरा क्रेडिटर अकाउंट है, यहाँ पर ड्यू दिख रहा है ना, मुझे 30,000 देना है, तो क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू कंप्यूटर हो जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे टू कंप्यूटर। अब यहाँ पर देखना पड़ेगा कि वो अपना एग्रीड वैल्यू क्या लगा रहा है, वो चीज देखना पड़ेगा। ठीक है, कितना लगा रहा है। अब यहाँ पर फिर क्रॉस पोस्टिंग होगा। देखो जैसे 1 साल में इंटरेस्ट ड्यू हो गया, सिमिलरली 1 साल में एसेट भी तो यूज हो गया, डिप्रिसिएशन इस पे लग जाएगा।
64,000 पे लगेगा 20%, तो 12,800, क्योंकि कंप्यूटर पूरे साल यूज हुआ है तो इस पे डेप्रिसिएशन लग चुका है। लेकिन अगर हम लोग नहीं रख पा रहे हैं, नहीं इंस्टॉलमेंट दे पा रहे, तो हमारे पास से वो रिपोजेस्ड हो जाएगा। तो रिपोजेस्ट का जैसे वहां पर मैंने एंट्री किया है बाय कंप्यूटर, तो यहाँ पर करेंगे बाय चिराग कंप्यूटर क्रॉस पोस्टिंग, ठीक है। यहाँ पर भी एग्रीड वैल्यू लिखेंगे, तो एग्रीड वैल्यू कैलकुलेट करना पड़ेगा कितना हो रहा है। अच्छा, यहाँ पर एक वर्किंग नोट कर लेते हैं, मिडिल में ही कर लेते हैं, यहाँ पर हो जाएगा। अच्छा, एग्रीड वैल्यू और उसे क्या कहते हैं, बुक वैल्यू, ठीक है। तो बुक वैल्यू और एग्रीड वैल्यू, तो कितना रिटेन्ड है और कितना रिपोजेस है वो देख लेते हैं। यहाँ पर बोला है लिविंग टू सेट विथ बायर, 3 लेके जा रहा है, 3 रिपोजेस और 2 रिटेन्ड, तो 3 रिपोजेस हो रहा है। रिपोजेस का 2 वैल्यू हमेशा निकालेंगे जो रिपोजेस होगा, एक एग्रीड वैल्यू निकालना पड़ता है, एक बुक वैल्यू, ठीक है। तो बुक वैल्यू तुम लोग इजीली निकाल सकते हैं। बुक वैल्यू कौन निकालेगा, बुक वैल्यू जो है वो निकालता है परचेजर, क्योंकि उसके बुक्स में है। और एग्रीड वैल्यू कौन निकालता है, वेंडर या फिर सेलर। तो परचेजर के हिसाब से देखो बुक वैल्यू क्या होगा, 3 कंप्यूटर एट द रेट ऑफ, कितना करके था, एट द रेट ऑफ 20,000, 20,000। तो ये हो गया 60,000, ये कैश प्राइस। अब बुक वैल्यू निकालने के लिए डेप्रिसिएशन लगाओ, डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 20%, कितना हो जाएगा, 12,000 फर्स्ट, तो 60,000 माइनस 12,000, तो ये बचा 48,000। अच्छा, फिर से लगाओ डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 20%, 9,600। अच्छा, बच रहा है 38,400। फिर से इस पे लगाएंगे क्योंकि 3 साल यूज हुआ है, जो रिपोजेस करके लेके जा रहा है वो लोग, वो एसेट तो 3 साल यूज हो चुका है, तो बुक वैल्यू वो तो 3 साल के बाद का ही बताएगा। 7680 यहाँ पर लिखते हैं, हाँ, तो 30,720, थोड़ा सा यहाँ पर जगह शॉर्टेज हो गया, 30,720, ये क्या बन गया, बुक वैल्यू, ठीक है। तो बुक वैल्यू किसका निकाला जाता है, जो परचेजर होता है। तो परचेजर ने 60,000 से खरीदा और उसे यूज करने के बाद उसके हिसाब से वैल्यू आ रहा है 30,720, ठीक है। अब हम लोग को निकालना पड़ेगा वेंडर के हिसाब से एग्रीड वैल्यू। सारे क्वेश्चन में ऐसे ही करना पड़ता है। ये देखो एग्रीड वैल्यू निकालेंगे, एग्रीड वैल्यू। तो एग्रीड वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखो पहले कैश प्राइस निकाल लेते हैं। कैश प्राइस 3 कंप्यूटर एट द रेट ऑफ 20,000, तो ये भी 60,000 कैश प्राइस में तो कोई चेंजेस नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, अब ये कैसे वैल्यू करेगा, जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में बोला गया था कि जितना प्रिंसिपल पेमेंट है उसे 30% लेस मानेंगे। अब यहाँ पर ये बोल रहा है कि हम 30% डेप्रिसिएशन लगाएंगे WDV में, और जो वैल्यू होगा उसके बाद का वही हम मानेंगे कि मेरा एग्रीड वैल्यू है। तो ठीक है, डेप्रिसिएशन लगाते हैं WDV में एट द रेट ऑफ 30% करके। तो 60,000 पे 30%, तो पहले हो जाएगा 18,000। 60,000 पे 30% हो गया 18,000, बचा वैल्यू 42,000। अच्छा, फिर यहाँ पर डेप्रिसिएशन लगाएंगे एट द रेट ऑफ 30%, तो 42,000 पे 30%, तो कितना हो गया 12,600। 3 बार होगा तो बचा वैल्यू 29,400। और लास्ट एक बार फिर से डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 30%, तो ये 8820 आ रहा है, 20,580। तो ये बोल रहा है कि 20,580 ये हम एग्रीड वैल्यू मानेंगे, हम इतने वैल्यू पे उस एसेट को एग्री करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे कि जो हम रिपोजेस करके लेके जा रहे हैं उसका वैल्यू 20,580 है, जबकि जो परचेजर है उसके हिसाब से 30,720, तो उसके लिए तो लॉस हो गया, लॉस ऑन डिफॉल्ट। ये देखो लॉस ऑन डिफॉल्ट। तो एग्रीड वैल्यू और बुक वैल्यू 30,720 और एग्रीड वैल्यू 20,580। तो अगर कोई 30,720 का
जो एसेट का वैल्यू उसको अगर 20,580 में वैल्यू करेगा तो लॉस तो जरूर है। तो कितना लॉस हो रहा है? लॉस हो रहा है 10,140। ठीक है, अब इसको हम लोग को पोस्ट करना पड़ेगा, तो एग्रीड वैल्यू में पोस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि जब दुकानदार सेल करता है तो हम लोग उसके प्राइस में ही तो रिकॉर्ड करते हैं ना भाई। वो 1 लाख बोल रहे हैं तो 1 ही लाख में रिकॉर्ड करो। अब वो बोलेगा कि मेरा एसेट का वैल्यू हम इतना लगाएंगे तो उतना ही लगाएगा। तो चिराग कंप्यूटर बोल रहा है कि मेरे हिसाब से मेरे इस एसेट का वैल्यू जो है वो हो रहा है 30,000 नहीं 20,000, 30,000 तो उसका है 20,580। और डिफॉल्ट होने पे लॉस कितना हो जाएगा बाई पीएल बोल के, लॉस जो है हम लोगों ने भी माइनस करके निकाला 10,140, और बाकी बचा हुआ बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, बाकी एसेट का बचा हुआ बैलेंस होगा। तो एक्चुअली हुआ क्या, ये 64,000 का जो एसेट बचा उसका 3 कंडीशन हो रहा है। एक तो उस पर पूरा डेप्रिसिएशन लग गया, तो ये 64,000 12,800 से लेस करके जो वैल्यू है वो बचेगा। उसमें चिराग कंप्यूटर जो है वो लेके चला जा रहा है 20,580 का एसेट। ठीक है, जिसपे लॉस इतना इसीलिए हो रहा है क्योंकि वो इतने से उसको कम वैल्यू कर रहा है जो हमारा बुक वैल्यू है उसके हिसाब से। ठीक है, तो ये पीएल हो गया, इसको लिखेंगे लॉस ऑन डिफॉल्ट। और लास्ट यहाँ पर एक एंट्री जो है क्लोज करना पड़ेगा, इसको इस तरह से यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक है, ये सेम डेट पे होगा बाई बैलेंस सीडी। अब ये बैलेंस क्या आ रहा है, ये बैलेंस आ रहा है जो बचा हुआ कंप्यूटर है उसका बैलेंस आएगा। तुम लोग चाहो तो इसे दोनों साइड टैली करके लेजर के साथ भी लिख सकते हो, या फिर इस तरह से देख सकते हो 64,000 माइनस 12,800 बचा कितना 51,200। ये कितने सारे कंप्यूटर का वैल्यू है, ये 5 कंप्यूटर का वैल्यू है। ठीक है, और जो रिपोजेस हो रहा है वो कितना हो रहा है, रिपोजेस हो रहा है 3, तो 3 कंप्यूटर चला जा रहा है तो बाकी 2 बचेगा, तो 2 का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो इस तरह से कर सकते हैं 51,200 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 2, तो ये 20,480 आ रहा है। अदरवाइज तुम लोग बैलेंस भी करोगे ना लेजर का तो भी होगा, मतलब उस क्वेश्चन की तरह ना। देखो 64,000 वैल्यू था, 12,800 डेप्रिसिएशन लग चुका है क्योंकि ईयर के एंड में पता चल रहा है कि हम लोग डिफॉल्ट हो रहे हैं, तो बचा 51,200 का एसेट। ये अगर 5 एसेट का वैल्यू है, 5 कंप्यूटर का वैल्यू, तो 2 कंप्यूटर का वैल्यू कितना होगा निकाल लिया हम लोगों ने इस तरह से बैलेंस करके, या फिर तुम लोग लेजर बैलेंस करके भी निकाल सकते हो। तो ये बन गया। अब इसका क्रॉस पोस्टिंग वहां कर देते हैं 2580, यहाँ पर लिख देते हैं 2580। ठीक है, तो इसका मतलब 30,000 देना था। ठीक है, 30,000 पेमेंट करना था इंस्टॉलमेंट, जो कि लास्ट इंस्टॉलमेंट था, लेकिन हम लोग नहीं दे पाए। कितना 20,580 हम लोग नहीं दे पा रहे, इसीलिए हमारा जो एसेट है वो 20,580 के हिसाब से वैल्यू करके लेके चला जा रहा है। तो बचा कितना, ये देखो 30,000 पेमेंट करना था, जिसमें से अब मुझे 20,580 नहीं करना पड़ेगा। क्यों नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि वो ये मान रहा है कि जो एसेट मेरे से लेके चला जा रहा है, जिसपे मेरा सिर्फ और सिर्फ पोजीशन था, ओनरशिप नहीं था, लेकिन मैंने कुछ तो पेमेंट किया था, तो उसका वैल्यू कर रहा है 2580। तो अब मुझे बाकी कितना पेमेंट करना पड़ेगा 9,420। बाकी जो मेरे पास बचा हुआ है ना कंप्यूटर, उसके लिए मुझे 9,420 पे करना पड़ेगा। और ये डिफॉल्ट पे लॉस क्यों बोल रहे हैं, देखो इसका भी कंसेप्ट ये होता है, ये अमाउंट जितना बेसी होगा यहाँ का अमाउंट उतना कम होगा। जैसे देखो ये अगर मान लो यहाँ पर होता 25,000, तो यहाँ पर बैलेंस 5,000 ही बचता, यानी वो अपना एग्रीड वैल्यू जितना ज्यादा रखेगा, जितना ज्यादा बढ़ाएगा हमारे साथ, तो उतना हमारे लिए बेनिफिट है। तो ये देखो लॉस इसीलिए हो जाता है क्योंकि मुझे फिर पेमेंट ज्यादा करना पड़ेगा। अगर एग्रीड वैल्यू उसके हिसाब से ये 20,580 के जगह अगर 25,000 हो जाता, तो मेरे लिए बेनिफिट ये होता कि यहाँ पर मेरा पेमेंट का अमाउंट और भी कम हो जाता है। जो लेके जा रहा है उसका वैल्यू जितना ज्यादा करेगा उतना अच्छा है जो परचेजर है उसके लिए। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर भी देखो डिफॉल्ट, लॉस ऑन डिफॉल्ट इसीलिए हो रहा है। और इसी को बोलते हैं कि जो क्रेडिट देना, ठीक है, क्रेडिट दिया जा रहा है कि कितना आपको और पेमेंट करना पड़ेगा, वो डिपेंड कर रहा है इसका वैल्यू कितने से किया जा रहा है उसके ऊपर। तो ये 20,580 इसका वैल्यू किया, इसीलिए पेमेंट जो बच रहा है वो 9,420 का बच रहा है, इतना पेमेंट करना पड़ेगा अगेंस्ट ऑफ 30,000, क्योंकि 30,000 से इतना जो है वो डिडक्ट हो जाएगा, बाकी इतना जो है वो पेमेंट करना पड़ेगा, और इसका एसेट चला गया। तो परचेजर का अकाउंट तो बन गया, अब हम लोग सेलर का अकाउंट बनाएंगे। इन द बुक्स ऑफ चिराग कंप्यूटर,
একটাই বানাতে লাগবে না দুটো লাগবে, একটা ছোট্ট লাগবে, একটা বি ব্রাদার্স হবে ডেটার, আর একটা গুডস রিপোজিট, ওটা ছোট্ট অ্যাকাউন্ট হবে। তিনটে হবে। হ্যাঁ अच्छा, बी ब्रदर और गुड्स रिपोजिट छोटा सा होगा, यहाँ पर भी हो जाएगा। अच्छा, अब इसके तरह से अगर हम लोग सोचे तो हमें क्या करना है कि हम लोगों ने सेल किया है, तो 1/1/2010 को हम लोगों ने सेल कर दिया टू हायर परचेज सेल। कितने में सेल किया है? 1 लाख में। अच्छा, फिर डाउन पेमेंट भी मिला हम लोगों को, डाउन पेमेंट मिलेगा क्योंकि अभी तो सेलर का अकाउंट बना रहे हैं ना, तो बाई बैंक 5000 ईच, 25,000। अच्छा, उसके बाद इंटरेस्ट ड्यू होगा, तो इंटरेस्ट इधर ड्यू होगा, इसके लिए इनकम होता है, तो यहाँ पर पहले इंटरेस्ट ड्यू कर लेते हैं। टू इंटरेस्ट, फर्स्ट इंटरेस्ट हमारा 7,500 का था, एक बार चेक कर लेते हैं, याद नहीं आ रहा है। फर्स्ट इंटरेस्ट हाँ 7,500 और इंस्टॉलमेंट तो 30,000 करके है। अच्छा, अब जैसे ही इंस्टॉलमेंट मिलेगा यहाँ पर 30,000, ठीक है, और इसका बैलेंस इधर आ जाएगा, तभी तो ये ब्रॉट डाउन होके इधर आएगा। तो बाई बैलेंस CD, जितना बैलेंस इसका आया था 50,500 आया था, देखो जितना इधर आया था इसका क्रेडिट बैलेंस आया था, इसका डेबिट बैलेंस आएगा 50,500, क्योंकि उसको पे करना था, इसको रिसीव करना है। तो 107500, 107500 ये हो गया, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर नेक्स्ट ब्रॉट डाउन करेंगे 1/1/2011 में टू बैलेंस BD 52,500, और फिर इंटरेस्ट ड्यू होगा पूरे साल भर का, टू इंटरेस्ट। अच्छा, यहाँ पर इंटरेस्ट हो जाएगा 5250, और पेमेंट भी यहाँ पर सक्सेसफुल है, यहाँ पर पेमेंट भी दे पा रहा है, 11 होगा, 11 बाई बैंक इंस्टॉलमेंट, ये भी इंस्टॉलमेंट 30,000। अच्छा, तो टोटल हो जाएगा 0577 57,750, 57,750 माइनस 30,000, तो यहाँ पर बाई बैलेंस CD 27,750 आएगा, ठीक है। और इसको ब्रॉट डाउन करना पड़ेगा 1/1/2012 टू बैलेंस BD 27,750, ये पेमेंट करना था, और इसके साथ इंटरेस्ट भी ड्यू हो चुका है पूरे साल भर का, क्योंकि लास्ट में पता चला है नहीं दे पाएगा, तो टू इंटरेस्ट, और इस पे इंटरेस्ट का अमाउंट लेकिन 10% नहीं लगाएंगे, जैसे कि मैंने तुम लोग को दिखाया कि वहां पर एडजस्टमेंट हो रहा है, तो 2250 जो आ रहा है हमारा वहां पर बैलेंस करके, तो ये 30,000 होना चाहिए। लेकिन ये 30,000 का पेमेंट अगर मिलेगा तो हम लोग लिख सकते थे बाई बैंक बोल के, लेकिन पेमेंट नहीं मिल रहा है, इसके जगह गुड्स रिपोजिशन हो रहा है, पेमेंट तो नहीं आ रहा है, मेरा जो स्टॉक है मेरे पास रिटर्न आ रहा है मेरा गुड्स, तो बाई गुड्स, तो गुड्स रिपोजिस्ट वाला, ठीक है, नया फ्रेशली हम लोगों ने नहीं खरीदा है, रिपोजिस्ट, तो रिपोजिस्ट करके जो आ रहा है उसका वैल्यू हम लोगों ने किया है 20,580, 20,580, तो बाकी पेमेंट हम लोगों को मिलेगा, कितने का मिलेगा? जितना वहां पर पेएबल था 9420, देखो उस पार्टी के लिए पेएबल जितना था, इस पार्टी के लिए उतना ही रिसीवेबल होगा 9420, 30,000। अब ये गुड्स रिपोजिट्स को कैसे क्लोज करें? यहाँ पर लिखेंगे 30 जून 2013 रिपोजिशन हुआ है, तो टू बी एंड ब्रदर 20,000, ये वाला 20,580। अच्छा, अब इसको रिपेयर करवाया इन लोगों ने, देखो सोल्ड बाय द चिराग कंप्यूटर फॉर 30,000 आफ्टर नेसेसरी रिपेयर्स अमाउंटिंग 5,000, 30 जून को रिपेयर करवाया है, तो टू बैंक 5,000,
5000 से रिपेयर करवा दिया, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर बेच दिया है तो सेम डेट पे, तो यहाँ पर डेट देना पड़ेगा 30 जून 2013 बाई बैंक 30,000 सेल किया है। अब देखो 20,580 का एसेट था, उस पे 5,000 का और भी एक्सपेंस कर लिया, तो एसेट 25,580 का बन जाता है। ये दोनों को अगर टोटल करोगे 30,000 में बेचा है तो इसका मतलब प्रॉफिट होगा। और ऐसे भी तुम लोग लेजर क्लोज करके देखो, इधर बैलेंस आएगा तो 2 PL। और ऐसे भी हम लोग समझ के भी कर सकते हैं, यहाँ पर 30,000 में बेच दिया और मतलब प्रोडक्ट जो बेचा है वो सिर्फ और सिर्फ 25,580 का बन रहा है, तो 4420 इतने का प्रॉफिट हो जाएगा 30 जून 2013 टू PL प्रॉफिट ऑन सेल, प्रॉफिट ऑन सेल। ये बैलेंसिंग फिगर आ रहा है एक्चुअली, ठीक है। तो इतना प्रॉफिट हो रहा है बेचने के बाद, गुड्स रिपोजिट जो किया गया था उसको बेचने के बाद प्रॉफिट हो रहा है 4420। अच्छा, अब यहाँ पर ये जो मैंने यहाँ पर तुम लोग को जो PDF दिया था, ये देखो मैंने पूरा कंप्लीट तो मैंने करवाया, ठीक है, लेकिन तुम लोग तो नहीं प्रैक्टिस किए हो, तो तुम लोग को हम प्रैक्टिस क्वेश्चन देंगे, उससे और भी प्रैक्टिस करो क्योंकि थोड़ा सा चैप्टर अलग है। और यहाँ पर कुछ MCQs है, ठीक है, हम पूछ रहे हैं, तो इससे जिन लोग का MCQ आता है ठीक है, जिन लोग का नहीं आता है वो लोग भी बताओ कि क्या आंसर होगा, ठीक है। ये देखो फर्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, मैम ম্যাম সাউন্ড আসছে না।
হ্যালো, হ্যাঁ দিদি, কোনো हाँ मैम প্রবলেম হয়েছিল? হ্যাঁ এটা কি হলো জানি না, আওয়াজ পাচ্ছিল না বোধহয় তোমরা। হ্যাঁ, আমরা কিছু দেখতেও পাচ্ছিলাম না কিছু। হুম, কিছু একটা প্রবলেম হয়ে গেছিল মনে হচ্ছে, নেटवर्क इशू হয়ে গেছিল। अच्छा एक बार देखो तो स्क्रीन शेयर है? नहीं है, स्क्रीन तो शेयर नहीं है। चलो अब मुझे कंफर्म करो एक बार, स्क्रीन दिख रहा है? हाँ यस मैम। मैम। अच्छा, स्क्रीन तो दिख रहा है तुम लोगों को, ठीक है। अच्छा, आवाज भी आ रहा है, रिकॉर्डिंग ऑन है, चलो अच्छा, ठीक है। देखो हम क्वेश्चन जो हम वही सोच रहे, तुम लोग कोई आंसर क्यों नहीं दे रहे, उसके बाद हम देख रहे हैं कि कोई भी नहीं बोल रहा है, फिर हम व्हाट्सएप करें तब पता चला कि तुम लोग का आवाज, तुम लोग मुझे बोल सकते हो तो एक बार, मुझे पता ही नहीं तुम लोगों को कब से नहीं सुनाई दे रहा है। अच्छा मैम मुझे लगा कि मेरे नेटवर्क में प्रॉब्लम, इसलिए हम 2 मिनट ये देख रहे थे। अच्छा, तुम लोग को यहाँ तक पूरा सुनाई दिया ना, जहां तक मैंने कंप्लीट किया? हाँ मैम, वो सब हुआ। अच्छा, ये यहाँ पर एक शॉर्ट क्वेश्चन हम पूछ रहे थे तुम लोगों से, ये देखो, इन द हायर परचेज सिस्टम इंटरेस्ट चार्ज बाय वेंडर इज कैलकुलेट ऑन द बेसिस ऑफ, इंटरेस्ट किस पे चार्ज होगा? जो हम लोग इंटरेस्ट देते हैं ना हायर परचेज पे, तो इंटरेस्ट किस पे चार्ज होता है? आउटस्टैंडिंग कैश प्राइस पे, हायर परचेज प्राइस पे, इंस्टॉलमेंट अमाउंट पे, नन ऑफ दिस, ये हम पूछ रहे थे तुम लोगों को। इंटरेस्ट जो चार्ज करते वो, हाँ बताओ, बोलो कौन बोल रहे थे, बोलो। হ্যাঁ, আউটস্ট্যান্ডিং ক্যাশ প্রাইস না, मैम আউটস্ট্যান্ডিং हाँ इंस्टॉलमेंट अमाउंट। हाँ, आउटस्टैंडिंग कैश प्राइस, कैश प्राइस पे करेक्ट आंसर है, ठीक बोल रहे हो, आउटस्टैंडिंग कैश प्राइस पे होगा ना। अभी देखो ना हम लोगों ने कितना सारा तो इस पे दो आज ही क्वेश्चन कर डाला, उसके पहले भी हम लोगों ने कितना किया। किस पे लगता है इंटरेस्ट? ये हमेशा जो पेमेंट हम लोग नहीं कर पाते उस पे लगेगा, आउटस्टैंडिंग कैश प्राइस पे लगेगा। अच्छा नेक्स्ट बता रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर 2, Siva purchased a laptop on hire purchase system. As per term, he is required to pay 7,500 down payment, 10,000 at the end of first year, 7,500 at the end of second year, and 12,500 at the end of third year. Interest is charged at 12% per annum. The interest payable with the installment at the end of second year का इंटरेस्ट पूछ रहा है। इतने सब डिटेल्स के बाद हमें सिर्फ पूछा है कि सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट बताओ, तो इस पे कैसे करना चाहिए? देखो यहाँ पर ये क्वेश्चन ऐसे कुछ बन रहा है, 1 2 3 इंस्टॉलमेंट, ठीक है, 7,500 का डाउन पेमेंट, ठीक है, ये देना पड़ेगा, ये तो स्टार्टिंग में देना पड़ता है जब हम लोग खरीदते हैं। 10,000 एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर के एंड में 10,000 का इंस्टॉलमेंट, सेकेंड ईयर के एंड में 10,000 एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, 7,500 ये देखो एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर, एंड 12,500 एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर। इंटरेस्ट इज चार्ज 12% पर एनम, इंटरेस्ट जो है वो 12% पर एनम करके चार्ज किया हुआ है। द इंटरेस्ट पेबल एट द सेकेंड ईयर, इस ईयर का ये जो इंस्टॉलमेंट है ये तो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट से बना हुआ है, पूछा जा रहा है कि इंटरेस्ट कितना है, ये हम लोगों को कैलकुलेट करके बताना है। तो इस तरह का कैलकुलेशन हमें कैसे करना पड़ता है, देखो मैंने यहाँ पर तुम लोग को सिखाया भी था प्रिंसिपल के हिसाब से। ये देखो एक बार इसको रब करते हैं तो तुम लोग को शायद याद आ जाए कि मैंने, ये तो एकदम स्टार्टिंग के क्लास में हम लोगों ने ये वाला किया था। देखो कैसे करते हैं, यहाँ पर ये देखो, ये पूरा का पूरा क्या होता है, ये पूरा का पूरा हमारा जो है, ये जो थर्ड इंस्टॉलमेंट लगा हुआ है, ये कैसे पे कर रहे हैं, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, तो ये पूरा प्रिंसिपल है, ये 75,000 तीन प्रिंसिपल का टोटल है, P1 P2 P3, ये 75,000 तीन प्रिंसिपल का टोटल है, 75,000, 22,500, 24,750 और 27,750, टोटल करने से 75,000 आएगा। तो ये जो है इसको हम लोग बोल सकते हैं प्रिंसिपल 1, प्रिंसिपल 2, प्रिंसिपल 3। तो फर्स्ट जब इंस्टॉलमेंट पे किया जाता है तो वो कैसे पे किया जाता है, तीन प्रिंसिपल, जितना प्रिंसिपल से हमें पे करना है, जितने टाइम, 4 प्रिंसिपल भी हो सकता है, यहाँ पर 3 बार पे करना है तो 3 प्रिंसिपल बनेगा। तो ये टोटल 3 प्रिंसिपल अमाउंट है, इस पे इंटरेस्ट देंगे और इंस्टॉलमेंट देना, इस पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा और उसके बाद हमें इंस्टॉलमेंट देना पड़ता है। तो हम लोग कैसे इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, ये देखो इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोगों को कहा है कि फर्स्ट लास्ट इंटरेस्ट जो है, इंटरेस्ट सॉरी लास्ट इंस्टॉलमेंट, तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है 10,000, ठीक है, सेकेंड जो है, सेकेंड इंस्टॉलमेंट जो है वो है 7,500, ठीक है, और थर्ड वाला जो है
12,500 ये दिया हुआ है, ठीक है 12,500। एक शॉर्टकट भी है, शॉर्टकट कैसे है, 12,500 अगर ये इंस्टॉलमेंट है तो ये प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट है, और इंटरेस्ट हमें बोला है 12% पर एनम, तो हम लोग बोल सकते हैं ये 112 का वैल्यू है, क्योंकि इंटरेस्ट अगर 12 होगा तो प्रिंसिपल 100 होगा, तभी तो इंस्टॉलमेंट 112 होगा। तो ये अगर इंस्टॉलमेंट है तो दिस इज इक्विवेलेंट टू 112, देन 12 इक्वल टू कितना, तो हमें इंटरेस्ट पता चल जाएगा, तो 12,500 डिवाइडेड बाई 112 इंटू 12, तो यहाँ पर 1339, ठीक है 1339 ये आ जा रहा है इंटरेस्ट। ये क्यों इंटरेस्ट आया, क्योंकि हम लोगों ने 12 का वैल्यू निकाला और 12 इक्विवेलेंट टू इंटरेस्ट, ये इंटरेस्ट आ गया। देन प्रिंसिपल कितना होगा 12,500, ये इंस्टॉलमेंट 1339, इसमें इंटरेस्ट है तो 1160, ठीक है 3 1 है, अच्छा 3 1 है, 111 11,160, ठीक है 11,160 ये बन गया प्रिंसिपल। तो थर्ड वाले का हम लोगों ने प्रिंसिपल निकाल लिया, इंटरेस्ट भी निकाल लिया, ठीक है। मुझे सेकंड वाले का इंटरेस्ट चाहिए, तो सेकंड वाले का इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे, ये देखो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, सेकंड इंस्टॉलमेंट कितने का है 7,500 प्लस इसमें करेंगे 11,160, 11,160 बता रहे क्यों कर रहे हैं हम लोग, 11,160 प्लस 7,500, तो ये बन गया 18,660, ठीक है। इसमें भी सेम ऐसे ही करेंगे, 18,660 डिवाइडेड बाई 112 इंटू 12, डिवाइडेड बाई 112 इंटू 12, तो ये हो गया 1999। तो ये इंटरेस्ट का अमाउंट हो गया, और क्वेश्चन में हमें यही पूछा है कि बता दो इंटरेस्ट कितना होगा, तो इंटरेस्ट 199, दैट इज ऑप्शन बी, ये हो गया, ठीक है। तो ये तो शॉर्टकट था, लेकिन इसका मैंने तुम लोग को सिखाया भी था कि लॉजिकली इसको कैसे सोच सकते हो। लॉजिकली भी मैंने बताया था कि प्रिंसिपल के हिसाब से, जैसे फर्स्ट जो हम लोग इंस्टॉलमेंट दे रहे हैं तो वो कैसे दे रहा है, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट हम लोग ऐसे दे रहा है P1 P2 P3, ये मेरा टोटल प्रिंसिपल होता है और इस पे जितना इंटरेस्ट देना पड़ता है। बट यहाँ पर देखो इंटरेस्ट का रेट बताया है, हाँ बताया है 12% पर एनम, ये देखो यहाँ पर 12% पर एनम बताया, तो 12% पर एनम मुझे इंटरेस्ट देना पड़ेगा, और इंस्टॉलमेंट मतलब प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट प्लस P1 देना पड़ेगा, तो इसका वैल्यू बनेगा मेरा 10,000, ये देखो 10,000। हम अभी तुम लोग को यहाँ से देखो समझा देते हैं, यहाँ से एक बार देख सकते हो, ये देखो जैसे ही मैंने यहाँ पर इंटरेस्ट दिया 75,000 पे दिया, 75,000 पे 10%, ये 10% वाला था, तो 75,000 मतलब कितना सारा प्रिंसिपल यहाँ पे है, क्योंकि 3 इंस्टॉलमेंट है तो 3 प्रिंसिपल, तो ये तीनों पे 10% लगा रहे, ठीक है। और इंस्टॉलमेंट कैसे दे रहे, प्लस प्रिंसिपल पहला वाला दे रहे P1 दैट इज 22,500, इसीलिए इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसका तुम लोग सोल्यूशन कर सकते हो, इसका हम बता देते कैसे होगा, तुम लोग घर पे करना। तो ये यहाँ से जब सॉल्व करोगे तो एक इक्वेशन मिलेगा। अच्छा दूसरा इक्वेशन कैसे होगा, जैसे ही प्रिंसिपल 1 पे हो जाएगा, बचा क्या प्रिंसिपल 2 प्लस प्रिंसिपल 3, इस पे इंटरेस्ट देना पड़ेगा 12% प्लस मुझे प्रिंसिपल 2 देना पड़ेगा जब हम लोग सेकेंड इंस्टॉलमेंट दे रहे हैं, दैट इज 7,500। और थर्ड वाले में ऐसे हो जाएगा P3 इंटू 12%, क्योंकि सेकेंड प्रिंसिपल दे दिया तो बचा तो थर्ड प्रिंसिपल, उस पर 12% दे दो, प्लस क्या हो जाएगा P3, तो इसका अमाउंट आ जाएगा 12,500, देखो 12,500। अब इसको सॉल्व करोगे ना, जैसे 12% मतलब क्या हो जाएगा 12/100, तो इसका हो जाएगा 0.12 P3 प्लस P3 12,500, और ये 1.12 P3 आ जाएगा 12,500। यहाँ से P3 निकाल सकते हो प्रिंसिपल, देख लो 12,500 डिवाइडेड बाई 1.12, यहाँ पर प्रिंसिपल आ जाएगा, ये देखो डायरेक्ट प्रिंसिपल निकल जाएगा 11160, देखो यहाँ पर भी इस शॉर्टकट में भी ऐसे ही आया था 11160, प्रिंसिपल निकल गया, इंटरेस्ट निकाल सकते हो आराम से, जैसे P3 निकल गया। इंस्टॉलमेंट अगर 12,500 का है तो इंटरेस्ट कितने का लगेगा, माइनस 12,500 कर दो, तो ये हो जाएगा 1339, ठीक है 1339। अब इससे हम लोग सेकेंड वाले में चले जाएंगे, कैसे, क्योंकि P3 मिल गया, P3 का वैल्यू पुट करना, तो P2 अननोन रहेगा, P2 निकालो, वहां से इंटरेस्ट निकालो, सेम आंसर आएगा। तो इसको एक बार लॉजिकली फिर से समझा दिया मैंने, और इसको तुम लोग कर सकते हो, इसको करके एक बार देख सकते हो कैसे होगा, ठीक है। अच्छा
यहाँ पर थर्ड एक पॉइंट पूछा है, बताओ एक्सेस ऑफ हायर परचेस प्राइस ओवर कैश प्राइस, इसे क्या बोला जाता है? हायर परचेस प्राइस जो हम लोग पे करते हैं, एक्सेस ऑफ हायर परचेस प्राइस ओवर कैश, कैश प्राइस से जितना ज्यादा हायर परचेस में पे करना पड़ता है वो एक्स्ट्रा अमाउंट क्या है? इंस्टॉलमेंट, कैश डाउन, इंटरेस्ट या फिर इंटरेस्ट? इंटरेस्ट, ठीक है, वो इंटरेस्ट होता है। अच्छा, फोर्थ नंबर पे देखो, यहाँ पर बोल रहा है कि आरती लिमिटेड परचेज ए मशीन ऑन हायर परचेज सिस्टम फॉर कैश प्राइस 5 लाख टू बी पेड एज 7870 कैश डाउन, ये कैश डाउन करना है, एंड द बैलेंस बाय 3 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट ऑफ 2 लाख ईच। इफ द इंटरेस्ट इज 20% पर एनम देन अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पेबल इन सेकेंड इंस्टॉलमेंट। ये तो बहुत ईजी बताया है। 5 लाख का टोटल मेरा कैश प्राइस है, यहाँ पर मैंने 78,700 ऑलरेडी डाउन पेमेंट कर दिया है, तो मैंने एक्चुअली कितने का लोन लिया? जो पे नहीं कर पाया वही तो मेरा लोन है, इतने का मैंने लोन ले लिया, ठीक है। और ये पूरा पेमेंट मुझे करना है 3 एनुअल इंस्टॉलमेंट में इक्वल, तो इसको डिवाइडेड बाय 3 कर दो, ये अमाउंट को डिवाइडेड बाय 3 कर दो तो प्रिंसिपल पता चल जाएगा, ठीक है। डिवाइडेड बाय 3 करने से प्रिंसिपल पता चलेगा, लेकिन यहाँ पर इंस्टॉलमेंट इन लोगों ने बता दिया है, फिक्स्ड कर दिया है, इंस्टॉलमेंट है 2 लाख का, ठीक है, इंस्टॉलमेंट है 2 लाख का, ठीक है। तो हम लोग पहले इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। इंटरेस्ट 20% बोला है, तो फर्स्ट वाले केस में इंटरेस्ट कितना होगा? यहाँ पर लिखना पड़ेगा, जगह तो नहीं हो रहा। फर्स्ट वाले केस में इंटरेस्ट, ये इंस्टॉलमेंट है, हाँ, फर्स्ट वाले में इंटरेस्ट हो जाएगा, इसके ऊपर लगाओ 20%, 421300, इसके ऊपर 20% लगा देते हैं, तो 84,260 ये इंटरेस्ट हो गया। और इंस्टॉलमेंट अगर 2 लाख है तो प्रिंसिपल हम लोग को इस तरह से माइनस करके निकालना पड़ेगा, बिकॉज इंस्टॉलमेंट गिवन है तो वही फॉलो करेंगे, इंटरेस्ट इतना हो रहा है, तो 2 लाख माइनस 84,260, तो प्रिंसिपल हो गया 115740, फर्स्ट प्रिंसिपल, ठीक है। प्रिंसिपल कैसे निकाला? इंस्टॉलमेंट बता दिया था, इंस्टॉलमेंट मतलब प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लिया हम लोगों ने 84,260, प्रिंसिपल माइनस करके निकाल लिया, माइनस करते हैं फिर 421300, तो ये बचा हुआ अमाउंट 305560। अब इस पे जो 20% लगाएंगे वही मेरा सेकेंड इंटरेस्ट हो जाएगा, तो 20% लगा दिया तो 6112 आ रहा है, तो ये मेरा सेकेंड वाला इंटरेस्ट हो जाएगा, सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट हो जाएगा। तो अभी हम लोगों ने जितना सारा वर्किंग नोट किया था ना उसी बेसिस पे है 61,112। और लास्ट एक क्वेश्चन है, 5th नंबर, देखो ये वाला। इन हायर परचेज सिस्टम कैश प्राइस प्लस इंटरेस्ट, कैश प्राइस प्लस इंटरेस्ट, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? कैश प्राइस जितना देना है प्लस इंटरेस्ट, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? कैपिटल वैल्यू ऑफ एसेट, बुक वैल्यू ऑफ एसेट, हायर परचेज प्राइस ऑफ एसेट, हायर परचेज चार्जेस, बताओ। कैश प्राइस प्लस इंटरेस्ट, आवाज आ रहा है तो हाँ बताओ। मैम बाकी सब में तो एसेट्स हायर है, वो तो नहीं परचेज होगा, प्राइस, हायर परचेस चार्जेस ही होगा। चार्जेस क्यों होगा? हायर परचेज एसेट होगा, चार्ज प्राइस ऑफ एसेट, हायर परचेज प्राइस ऑफ एसेट, एसेट। चार्जेस तो इंस्टॉलमेंट है, हायर परचेज चार्जेस मतलब जो तुम रखने के लिए दे रहे हो, जैसे रेंट हम लोग भरते हैं ना, उसी तरह से हायर परचेज चार्जेस मींस द वैल्यू ऑफ इंस्टॉलमेंट, दिस इज हायर परचेज चार्ज। बट हायर परचेज प्राइस ऑफ एसेट जब हम लोग कैश प्राइस प्लस इंटरेस्ट दे रहे हैं तो इंटरेस्ट ही तो मेरा एक्स्ट्रा अमाउंट है, ठीक है। बाकी तो प्रिंसिपल को हम लोग डिवाइड करते ही हैं जब इंस्टॉलमेंट देते हैं, तो कैश प्राइस प्लस इंटरेस्ट। लेकिन एक चीज हम बोलेंगे कि यहाँ पर अगर डाउन पेमेंट वाला भी लैंग्वेज लिखा हुआ रहता तो और भी बेटर होता, लेकिन अगर किसी का डाउन पेमेंट नहीं है तो उस केस में तो कैश प्राइस मतलब वो पूरा कैश प्राइस ही होगा, अगर डाउन पेमेंट का कोई कंसेप्ट नहीं है तो। हायर परचेज प्राइस मतलब क्या क्या हो सकता है? हायर परचेज प्राइस मतलब क्या क्या आ जाएगा? कैश प्राइस प्लस डाउन, मतलब कैश प्राइस प्लस डाउन पेमेंट तो नहीं बोल सकते, डाउन पेमेंट आ जाता है प्लस इंस्टॉलमेंट जितना सारा होगा, ठीक है। ये हो जाएगा मेरा हायर परचेज प्राइस, मैंने कितना डाउन पेमेंट किया और मैंने कितना इंस्टॉलमेंट दिया, ये मेरा हायर परचेज प्राइस। अब यहाँ से अगर मुझे कैश प्राइस निकालने बोले तो इसका कंसेप्ट क्या हो जाएगा? हायर परचेज प्राइस, वहां से हम अगर माइनस कर देते हैं मेरा कैश प्राइस तो मुझे कैश प्राइस बोल रहे हैं, हायर परचेज प्राइस से इंटरेस्ट, इंटरेस्ट अगर माइनस कर देंगे तो मुझे कैश प्राइस पता चल जाएगा, इस कंसेप्ट में होगा।
तो यहाँ पर हायर परचेस चार्जेस का लैंग्वेज अलग हो जाता है ना। चार्जेस मतलब जो इंस्टॉलमेंट दे रहा है, वो पोजीशन जो मिला है उसके लिए इंस्टॉलमेंट देते जा रहे हैं। अगर सारा इंस्टॉलमेंट क्लियर कर देंगे तभी हमें ओनरशिप मिलेगा, अदरवाइज ओनरशिप नहीं मिलेगा। तो इसीलिए लैंग्वेज को ध्यान दो, कैश प्राइस ऑफ सॉरी हायर परचेस प्राइस ऑफ एसेट चार्जेस नहीं होगा। तो यहाँ पर देखो ये 5 ही था, तो ये मैंने करवा दिया और ये पीडीएफ भी तुम लोग के साथ शेयर करेंगे। यहाँ पर देखो आंसर्स दिया हुआ है, तो तुम लोग इसको करके देख सकते हो कि तुम लोगों से हो रहा है कि नहीं, क्योंकि मैंने तो बाकी करवाया ही है। तो तुम लोग यहाँ से करके देखना, अगर प्रॉब्लम होगा तो मुझे बोल सकते हो। आंसर्स यहाँ पर कुछ हिंट्स वगैरह दिया हुआ है, ठीक है। 4th नंबर का तो नहीं दिया हुआ है, ये यहाँ पर आंसर दिया हुआ है। तो तुम लोग करके मुझे नेक्स्ट क्लास में पूछ सकते हो कि आंसर सही है कि गलत है। ये तो दिया हुआ है, यहाँ से टैली कर सकते हो, और बाकी जो नहीं है वो मेरे से पूछ सकते हो। ठीक है, तो हायर परचेस हम लोग का कंप्लीट हो गया। आज जो बाकी था जितना भी वो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम लोग कुछ और नया टॉपिक करेंगे।